हेलो। हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं माइक गुड इवनिंग। माइक ऑफ कर रहा हूँ। हाँ, सर माइक ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है। अब आप मुझे सुनते रहिएगा। डाइस पढ़ाऊंगा, आज डाइस पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। जिससे कि आपको जो भी डाउट होगा बाद में हम क्लियर करेंगे, लेकिन पहले अपना टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, तो कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। और बीच में थोड़ा सा 10 मिनट का मैं गैप लूंगा, 9 बजे, बाकी कंटिन्यू रखूंगा एज इट इज। ठीक है। तो आप आराम से साढ़े मतलब मैं बता दूंगा आपको, आप टेंशन ना लीजिएगा। और परेशान ना, कोई भी मैसेज हो तो मेरे मोबाइल पे कर देना। और अगर मेरी आवाज में कोई दिक्कत हो तो मैसेज कर देना, बाकी मैं बीच में आपसे बात कर लूँ। ठीक है। जी सर। क्योंकि बीच जी बीच सर। में जी मैं सर। टॉपिक को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। माइक में आपका अपनी तरफ से ऑफ कर रहा हूँ, इसलिए आप बोलेंगे तब भी मेरे पास आवाज नहीं आएगी। सही है सर। सर मैं नमस्ते। इसलिए बता हाँ, जी नमस्ते सर, भैया, जी इसलिए सर। बता दे रहा हूँ बाद में सोचे सर मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही, सुनिए। तो ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी। ठीक है। चलिए। तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मेरी आवाज कटेगी नहीं, ये पक्का है, तय है, क्योंकि जो मुझे सिस्टम करना था वो मैंने कर लिया। इसलिए अब आप मुझे सुनते रहिएगा ध्यान। ये टॉपिक जो है, कलर एंड डाइज की बात कर रहा हूँ। तो कलर एंड डाइज में हम लोग चलेंगे। स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है। स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है और कलर और डाइज में चल रहा हूँ। तो स्क्रीन आपके पास आ चुकी होगी, है ना। स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने। और इस स्क्रीन को आप ध्यान से देखिएगा। ये मैं डाइज और ड्रग्स की बात कर रहा हूँ। तो डाइज और ड्रग्स में चल रहा हूँ। बस मेनली पहले हम लोग डाइज की बात करेंगे। कलर और डाइज होते क्या, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीजीटी के लिए बेस्ट टॉपिक माना जाता है। क्वेश्चन आना तय है। 2 क्वेश्चंस का मैं उम्मीद इससे करता हूँ। यानी कि अगर मैं इसे क्वेश्चन की उम्मीद करूंगा तो इससे मैं क्वेश्चन लगभग 2 क्वेश्चन की उम्मीद मैं यहाँ से लेकर के चलूंगा कि 2 क्वेश्चन मुझे मिलना है। और ये पीजीटी 2000 जो 22-23 होने वाला है, इस 2022 में तय है कि क्वेश्चन आना है। इसलिए इसको जरा ध्यान से, बहुत लंबा टॉपिक नहीं, छोटा टॉपिक है। और इस टॉपिक में आप ये भी मान के चलिए कि आपको बहुत दिक्कत भी नहीं आएगी। दिक्कत इसलिए नहीं आएगी कि इसमें बहुत ज्यादा रिएक्शंस, मैकेनिज्म, ये सब नहीं है। इसमें मेनली एग्जांपल्स भी याद करने क्या होते हैं, टॉपिक और टर्म ये भी आपको ध्यान रखने हैं। तो ये सब चीजें जो है वो चलती रहेंगी। तो अब आप मुझे सुन, हो सकता है कोई दिक्कत अगर आपको जरा भी लगे तो बोल दीजिएगा और माइक अपना ऑफ रखिएगा। मैं अपनी तरफ से आज इसलिए ऑफ रखे हूँ कि बीच में डिस्टरबेंस ना हो। अदरवाइज माइक ऑन कर दूंगा। आपको कोई अगर दिक्कत लगेगी तो पूछ सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कलर और डाइज होते क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि डाइज जो होते हैं वो कलर्ड सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी फैब्रिक को या फूड स्टफ को या लेदर को या पेपर को कलर करने के काम आते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, सिंपल सा लैंग्वेज में लिखे दे रहा हूँ कि डाइज आर दोज डाइज आर दोज colored compounds, those chemical substances, those chemical substances substances which are used to color। अब कौन कौन सी चीजें कलर हो सकती हैं? नंबर 1 मैं बात कर रहा हूँ, फैब्रिक्स भी हो सकता है, फैब्रिक्स भी हो सकते हैं, फूड स्टफ भी हो सकता है। फूड स्टफ, जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगा सब एकदम टॉप क्लास के, इसी जो 2 घंटे वाली जो चलेगी क्लास, एक एक टॉपिक आपको, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ड्रग्स हैं, मतलब सब पढ़ा दूंगा। अब छोड़ना नहीं है मुझे कुछ भी, अब बहुत इंतजार भी मुझे नहीं करना। ये सब टॉपिक मुझे 10 से 15 दिन के अंदर उड़ा देने हैं, मतलब 10 दिन के अंदर मुझे सब समेट देना है। तो डाइज आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज टू कलर द फैब्रिक, कॉमा फूड आइटम्स पूरा भी लिख सकते हो, कॉमा पेपर भी लिख सकते हो, आप पेपर लिख सकते हो, या फिर आप जो समझें, मतलब नेचुरल थिंग्स भी हो सकती हैं और सिंपल नॉर्मल भी हो सकती हैं, दोनों बातें हैं, ये हम इसमें यूज करते हैं। अब ये जो कलर होता है, ये हमारे पास डाइज जो होती हैं 2 तरीके की होती हैं, एक तो नेचुरल भी होती हैं और सिंथेटिक भी होती हैं। जैसे कि एलिजरिन और इंडिगो, ये एक ऐसे एग्जाम्पल माने जाते हैं जो केमिकल एग्जाम्पल नेचुरल डाइज के
माने जाते हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एलिजरेन और इंडिगो एटसेट्रा को अगर हम देखें तो ये बेस्ट एग्जांपल, क्लासिकल एग्जांपल है नेचुरल डाइज के। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मैं नेचुरल डाइज, कहीं पर अगर आपको दिक्कत लगे जरा भी, अगर आपको लगे तो मुझसे बाद में बता दीजिएगा, इसलिए परेशान नहीं होने की जरूरत है कि सर ये चीज होगी। नेचुरल डाइज भी होती हैं और हमारे पास में कुछ सिंथेटिक डाइज भी होती हैं। बहुत शॉर्ट टर्म में चलूंगा हिसाब किताब से, सिंथेटिक डाइज भी होती हैं। नेचुरल डाइज जो हमारे नेचुरल सब्सटेंसेस से मिलती हैं, यानी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस, ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रॉम नेचुरल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस से जो मिलती हैं हमें। और उसके बाद जो सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड होती हैं, यानी कि प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर की जाती हैं, वो हम लोग सिंथेटिक डाइज में उनको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। अब जो सोर्स होगा वो या तो नेचुरल होगा या सिंथेटिक होगा, लेकिन डाइज जो होती है मैक्सिमम हम लोग वही डाइज यूज करते हैं जो नॉन टॉक्सिक होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द डाइज most of the dyes most of the dyes used are non toxic। नॉन टॉक्सिक हम लोग यूज करते हैं मैक्सिमम। कुछ डाइज होती हैं जो टॉक्सिक होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नॉन टॉक्सिक यूज करने का कारण है कि उसमें हमारे पास फैब्रिक है जिसे हम लोग पहनते हैं, फूड स्टफ्स हैं जिसे हम लोग खाते हैं, पेपर है जिसमें अक्सर हम लोग हाथ लगाते रहते हैं। इसलिए हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम लोग यहाँ पर नॉन टॉक्सिक ही यूज करें, टॉक्सिक डाई ना यूज होने पाए जिससे कि कोई नुकसान हमारे बॉडी को पहुंचे और किसी भी तरीके से हमारी बॉडी या स्किन से रिलेटेड अगर मैटर है तो वो हार्मफुल ना होने पाए। तो अगर डाइज हम लोग जो यूज कर रहे हैं फूड के अंदर, वो उनके साथ में ये भी होना चाहिए कि वो मेडिकली टेस्टेड होना चाहिए, यानी कि डाइज जो हैं वो मेडिसिन से रिलेटेड कहीं ना कहीं उनको चेक किया जाए कि वाकई में हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है या नहीं है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये जो डाइज हैं, ये एक इंट्रोडक्शन मैंने छोटा सा आपको दे दिया। बिल्कुल सुनते रहिएगा, एक एक बातें आपके अंदर उतार दूंगा, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा कहीं पर भी। तो अब यहाँ पर जो कलर और केमिकल कंस्टिट्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ तो कलर की रेंज क्या है, अगर ध्यान से सुनना। अगर आपसे कलर की रेंज पूछी जाए, कलर रेंज पूछी जाए तो कलर रेंज जो मुझे जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। 400 से शुरुआत होती है, 400 से शुरुआत होती है और 750 तक जाती है। लेकिन जो बढ़िया कलर हमें जो रिप्रेजेंटेशन दिखाई देता है वो कलर लगभग 500 से 600 के बीच में रहता है, जिसके 500 से 600 के बीच में कलर रेंज रहता है, जिसकी रिफ्लेक्शन लाइट रहती है। तो मोस्टली जो रेंज है कलर की वो 400 से, मतलब डिफरेंट कलर 400 से 750 वेवलेंथ के, ये वेवलेंथ के रेंज में चलेंगे। और चार ये नैनोमीटर में लिखी है मैंने, नहीं आपके मन में आ रहा सर किस में लिखी, नैनोमीटर में है। और जो रेंज मैंने बोला था अभी, जो रेंज बोला था वो रेंज है जो हमारे लिए इजिली मैक्सिमम डाइज यूज की जाती है, मतलब मैक्सिमम डाइज किस रेंज की बनाई जाती है, वो लगभग 500 से शुरुआत होती है और 600 पे जाकर के फिनिश हो जाती है, 595 भी हो सकती है। तो ये डाइज अधिकतर इसी रेंज में चलती हैं जो बनाई जाती हैं। लेकिन जो हमारी आंखें देखती हैं वो 400 से 750 का विजिबल रेडिएशंस में देखती हैं। अब अगर आप पूछेंगे कि सर कौन सा कलर कंप्लीमेंट्री होगा, तो ये बहुत सारी बातें फिजिक्स से जुड़ी हुई, लेकिन फिर भी हाँ कुछ जानकारी आपको देता चलूंगा। जैसे कि अगर जो रेंज है वो, अगर मेरी रेंज 400 से 435 तक जाती है तो आपको पता होना चाहिए कलर जो एब्जॉर्ब करेगा वो कलर वायलेट कलर होगा। और इसके साथ में जो कंप्लीमेंट्री कलर होगा वो आपका येलो, और साथ येलो ग्रीन बोला जाता है। तो ये इसका कंप्लीमेंट्री हो गया और ये कलर एब्जॉर्ब्ड होगा, ये कलर एब्जॉर्ब्ड होगा। ये येलो ग्रीन जो है वो कंप्लीमेंट्री कलर होगा जो विजिबल होगा और जो हमें दिखाई देगा, वही रिफ्लेक्ट जो वापस रिफ्लेक्शन आएगा। और ये यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ कि एब्जॉर्ब्ड होगा। और ये यहाँ पर आपकी वेवलेंथ हो गई, लैम्डा लिख दूं शॉर्टकट में, यहाँ पर लैम्डा, और ये नैनोमीटर में वैल्यू लिख रहा हूँ। तो ये है 435 से लेकर के 480 तक अगर चलेगी, तो 480 तक अगर चलती है तो सिंपल सी बात मैं ये बोल सकता हूँ कि ये ब्लू रेंज होगी, ये ब्लू रेंज होगी। और यहाँ पर आपको केवल येलो दिखाई देगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 480 से 490 एंड सो ऑन मैंने बना रखा है पूरा, ये आपको मैं लिख करके और व्हाट्सएप कर दूंगा, मतलब अपने नोट्स में दे दूंगा आपको। यहाँ पर पूरा लिखने का मतलब मैंने आपको एक आइडिया बता दिया है कि ये 400 से चलेगी और लास्ट में जो आएगा वो लगभग 605 से लेकर के 750 तक आएगा। यहाँ पर रेड कलर आएगा,
विविगोर वाली कंडीशन में ही चलते हैं, विविगोर में ही मैंने लिखे हैं जिससे कि याद होने में आसानी हो जाए, और इसका उल्टा हो जाता है, ये ब्लू ग्रीन हमें दिखाई देता है। तो ये पूरी टेबल मैं आपको बना करके दूंगा, इससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा कि सर आपने यहाँ पर दो पर दो लिखे, नीचे आपने लिख दिए हैं, तो ये कलर मैंने ऊपर दो लिखे दे रहा हूँ, लास्ट के भी नीचे के दो ही कर दूं। 595 से लेकर के 605 तक अगर मैं चलता हूँ तो मुझे ऑरेंज विविगोर वाली कंडीशन में लिखें, ORANGE ऑरेंज कलर मिलता है, और यहाँ पर हमें ग्रीन, इसका उल्टा हो जाता है ग्रीन ब्लू हो जाता है यहाँ पर, तो ये हमें विजिबल होता है। तो ये सर मैं आपको दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। तो ये रेंज में मैं बता भी दूंगा कि जिन पे मैं टिक कर दूंगा उन्हें याद करना है, बाकी आपको परेशानी अपने ऊपर नहीं है। ये पेज नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ तक जो मैंने बोला है वो एक बार फिर रिपीट किए दे रहा हूँ कि डाइज वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे फूड स्टफ फैब्रिक्स को, बिल्कुल याद भी कराता चलूंगा, इन चैप्टर्स को मैं रखूंगा नहीं बिल्कुल बात के लिए, घर पे नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये केमिकल सब्सटेंस जो फूड स्टफ डाइज को कलर करते हैं, पेपर को कलर करते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक दोनों मटेरियल को भी कलर करते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल डाइज होती है, एक सिंथेटिक होती हैं। जो हमारी डाइज नेचुरल हैं उनमें आपका एक एग्जाम्पल आगे भी पढ़ाऊंगा, मैंने बोला था एलिजरिन एक नाम लिया था मैंने, एक इंडिगो नाम लिया था, ये दो नाम जो है यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ, एलिजरिन और इंडिगो, ये दो नाम मैंने लिखे थे। ये दो नेचुरल डाइज में माने जाते हैं। बाकी सिंथेटिक डाइज में अगर आप जाओगे तो मैलेकाइट ग्रीन है और ये सब आ जाते हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद अगर मैंने बोला कि कौन सी डाइज ज्यादा यूज होती है तो आप बताओगे नॉन टॉक्सिक यूज होती है। कलर रेंज क्या रहती है, 400 से 750 नैनोमीटर के बीच चलती है। जो हमें विजिबिलिटी में रहती है, मैक्सिमम जो विजिबल रीजन है वो ये माना जाता है कि हमारा 500 से 600 के बीच में डाइज अपना कलर कंप्लीमेंट्री कलर शो करते हैं, और यही हमारी आंखों के लिए विजिबल माने जाते हैं और अच्छे कलर माने जाते हैं जो ज्यादातर देखे गए हैं। तो ये चीज भी सर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया। अब इसी पे हम लोग चल लेते हैं, इसी पे चल लेते हैं, है ना, इसी पे चल लेते हैं। यहाँ पर जब भी आपको आपको डाउट हो, सुन रहे ना मेरी बात को, ध्यान से सुनते रहिएगा। स्क्रीन शेयर मैंने कर दी है, स्क्रीन शेयर कर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, एक बार आपसे बात भी, माइक मैं अपना ऑन कर दे रहा हूँ, और अब आप मुझे बता भी दीजिएगा कि मैंने माइक ऑन कर दिया। स्क्रीन शेयर्ड है, किसी ने लिखा है कि स्क्रीन यस सर हो रहा हाँ, है सर। बस अपना माइक ऑफ रखिएगा। मुझे सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और क्लास बाद में रिकॉर्डिंग जो होगी, मैं इसलिए ये सब कर रहा हूँ सर, माइक ऑफ करें। मैं सब इसलिए कर रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग जब हो जाए और बाद में आप देखें तो आपको मजा आए सुनने में, इसलिए कर रहा हूँ। बाकी मेरा ऐसा मोटो कोई नहीं कि आप ना बोले, ऐसा मोटो नहीं, बस सिर्फ मोटो ये कि बाद में ये वाली डाइज अगर बार बार आप देख लेंगे ना, 4-5 बार रिकॉर्डिंग देख लेंगे, तो घर पे पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने ये सब काम किया हुआ है। अब आप चलते हैं कि इस पे थ्योरीज कौन कौन सी दी गई। थ्योरी ऑफ द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स बोल सकते हैं, या थ्योरीज ऑफ द कलर एंड डाइज भी बोल सकते हैं, जो हेडिंग चाहो आप डाल दो। यहाँ तो मैं हेडिंग बना देता हूँ यहाँ पर, थ्योरीज ऑफ कलर एंड थ्योरीज ऑफ कलर एंड डाइज। तो इस पे सबसे जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो कौन सी चली, वो भी मैं आपको बोले दे रहा हूँ। सबसे ज्यादा फेमस जो थ्योरी है वो बिट्स थ्योरी बोली जाती है, बिट्स क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम थ्योरी बोली जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी नंबर 1 बोली जाती है, इसी को इम्पोर्टेंट मानते भी हैं, और इसी पे क्वेश्चन भी आता है, इसके नाम से भी आ जाता है क्वेश्चन। तो आप ध्यान रखेंगे कि थ्योरी का नाम है हमारा बिट्स 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 क्रोमोफोर एक ही झटके में समझ में आएगी, क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम 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 थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जब अपनी लैंग्वेज में बोलूंगा तो आपके अंदर ये बात समझ आएगी कि आखिरकार ये थ्योरी कहना क्या चाहती है। ये थ्योरी ये कहती है, सुनिएगा, इस थ्योरी को जो प्रोड्यूस किया गया वो इस बात को देख करके प्रोड्यूस किया गया कि कौन से इसमें अनसैचुरेटेड ग्रुप लगे हैं और कौन से इसमें अनसैचुरेटेड ग्रुप नहीं लगे हुए, इसको देख करके दिया गया। ये ऑटो बिट ने थ्योरी दी थी, इस थ्योरी को ऑटो बिट ने दिया था, नाम भी लिखे दे रहा हूँ, ऑटो बिट ने दिया था। और लगभग मुझे जहां तक याद है कि 1870 में ये थ्योरी आ गई थी, और इस थ्योरी पर ये बताया गया। तो उसके बाद इसको ऑक्सोक्रोम, और इसमें लगभग 1870 से 1876 पे जाकर के ये थ्योरी फाइनल हुई और प्रपोज हो गई थी। तो ये 6 साल इस थ्योरी को लगे थे आने में। इस थ्योरी का मेन बेस जो था वो यही था कि ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर होते क्या है, इस थ्योरी को इस कंसेप्ट पे दिया गया था। तो मतलब अगर मैं आपसे बोलूं
कि एब्जॉर्प्शन फिनोमिना इस पे लगा था, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं, मतलब दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो ये लाइन में लिखे दे रहा हूं, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन this theory is based on the phenomena of on the phenomenon of absorption of light, absorption of light, यानी कि लाइट की वेवलेंथ के एब्जॉर्प्शन पे डिपेंडेंट थी। इसीलिए इस थ्योरी को जो नाम दिया गया वो भी यही दिया गया कि भाई ये थ्योरी, क्रोमो का मतलब ही कलर होता है, इस तरीके से कलर करके नाम इन्हें दे दिया गया। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये जो दो टर्म मैं यूज कर रहा हूँ लगातार, ये टर्म अपने आप का क्या रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो सबसे पहले फिर हेडिंग बना रहा हूं मैं, सबसे पहले क्रोमोफोर मैं आपको बताऊं कि क्या होते हैं। इस वाले हेडिंग को उठाऊंगा, यहाँ से सुनते रहना, मजा आएगा आपको, पक्का है, डेफिनेट है। क्रोमोफोर सबसे पहले हेडिंग बना रहा हूँ, इसलिए मैंने टॉपिक ये रोके थे लास्ट में कि आपको अब लंबे समय तक मैं याद करवाने की क्षमता भी रखता हूँ कि आप समझ रहे थे, हो सकता है अनुसार इसलिए नहीं पढ़ा रहे हो कि जानकारी में ना हो, है ना। तो लेकिन मैंने रोकने का पर्पज था कि अब समय कम है, इसलिए ये अब आपको याद रहेगा, घर पे नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते क्रोमोफोर क्या होगा। कि क्रोमोफोर का मतलब था कि वो कलर, समझना, कलर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है वो मेनली अनसैचुरेटेड, मेरी एक एक लाइन ध्यान से कान पे माइक का फिट करके रखना अपना हेडफोन। कलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेनली अनसैचुरेटेड ग्रुप की वजह से होता है, जिन्हें क्रोमोफोर कहते हैं, जिन्हें क्रोमोफोर कहते हैं। तो यानी कि कलर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या डाइस बोल सकते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, अब जहां मैं अंडरलाइन कर दूंगा उसको याद रख, प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ग्रुप्स। अब यहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, मतलब अगर पेपर में पूछा जाए कि कलर ऑक्सोक्रोम, मतलब इस बिट्स थ्योरी के अकॉर्डिंग कलर किसकी वजह से है, तो पता रहना चाहिए कि अनसैचुरेटेड ग्रुप्स की वजह से रहता है। उन्हीं को हम बोलते हैं कॉल्ड, उन्हीं को हम नाम देते हैं कॉल्ड क्रोमो कॉल्ड क्रोमोफोर्स, इन्हें हम लोग क्रोमोफोर्स बोलते हैं। अब मन में आता है कि क्रोमोफोर जिन कंपाउंड में होंगे उनको क्या बोलेंगे, उन्हें क्रोमोजन बोलेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर फिर एक लाइन में बढ़ा देता हूं, देखिए स्टेप वाइज बिल्कुल पढ़ा रहा हूं। द कंपाउंड इन विच क्रोमोफोर्स आर प्रेजेंट, क्रोमोफोर्स आर प्रेजेंट कॉल्ड कॉल्ड क्रोमोजन। तो अब इसको भी मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं कि क्रोमोजन आखिर क्या हो सकते हैं, इस पे भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। क्रोमोफोर क्या हो सकते हैं, इस पे भी पुटअप हो सकता है। और ये अब शायद मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी हो गया होगा, डेफिनेटली मुझे पूरा अपने ऊपर और आपके ऊपर भरोसा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिट्स थ्योरी एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड हुई। ये थ्योरी दो बातों को बता रही है, एक तो क्रोमोफोर क्या होते हैं और एक ऑक्सोक्रोम बताऊंगा मैं भी आपको। क्रोमोफोर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किसकी वजह से, यानी कि कलर ऑफ कंपाउंड अनसैचुरेशन ग्रुप की वजह से होता है, उन्हीं अनसैचुरेशन ग्रुप को बोलते हैं क्रोमोफोर। और जिनमें ये ग्रुप होते हैं उन्हें हम लोग क्रोमोजन के नाम से जानते हैं। तो अब आप पूछेंगे सर कौन कौन से क्रोमोफोर है, तो आपका जवाब ऑटोमेटिक मिलता जाएगा, इसलिए परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं एक ग्रुप ले लेता हूं, इस ग्रुप को आप पहचानते होंगे कि ये कंपाउंड NO2 है, मतलब नाइट्रो ग्रुप है, और ये अनसैचुरेशन की तरफ रहता है, मतलब ये ग्रुप फ्यू एग्जांपल्स में लिखे दे रहा हूँ, कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पर। जैसे ये हो गया, दूसरा एग्जांपल आपको, ये वाला भी एग्जांपल आपको, जिसमें पाई बॉन्ड जैसी कंडीशन दिखेगी वहीं पर हम लोग अनसैचुरेशन की तरफ चलेंगे। इसी तरीके से आप ये कंपाउंड भी ले सकते हो, मतलब अनसैचुरेशन से जुड़े बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे पास नोट्स में भी हैं, वो भी मैं दूंगा, लेकिन उनमें से कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिखूंगा। जैसे ये मैंने लिख दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा दिए, यहाँ ऐसे करके बॉन्ड दिखा दिया, ये डोनेशन दिखा दिया एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये वाला ग्रुप भी मैंने दिखा सकता हूँ, है ना। तो अगर आप इसे देखें तो ये ग्रुप सामने पता है आपको, ये नाम भी लिखे दे रहा हूँ, एजो ग्रुप बोला जाता है। इसे हम लोग एजॉक्सी ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, एजॉक्सी के नाम से भी जानते हैं। इस ग्रुप को दुनिया जान रही है, इसे लोग कार्बोनाइल भी बोलते हैं, कार्बोनाइल भी बोलते हैं। इसी तरीके से ये ग्रुप भी आप सभी लोग जानते हैं, ये कार्बोनाइल है, तो ये वाला फिर थायो कार्बोनाइल हो जाएगा।
ये आपका हो जाएगा थायोकार्बोनाइल, यहाँ पर THIO थायो कार्बोनाइल हो जाएगा। और इसी तरीके से इथाइलिन भी ले लो, बहुत अच्छा ग्रुप है, अनसैचुरेटेड ग्रुप माना जाता है, तो ये आपका इथाइलिन ग्रुप भी बोलते हैं हम लोग। इथाइलिनिक बोलिए क्योंकि ग्रुप है तो इथाइलिनिक बोल दीजिए, वैसे तो इथाइलिन अगर होता तो बॉन्ड होता तो इथाइलिन बोलते हैं, इसे हम इथाइलिनिक ग्रुप बोल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। इसी तरीके से अगर अनसैचुरेशन में देखो तो भैया ये ग्रुप भी पीछे नहीं है, ये ग्रुप भी आ जाता है इसके अंदर, ये पॉसिबिलिटी से क्विनोनॉइड ग्रुप भी बोलते हैं। तो पैरा पोजीशन पे है, आर्थो वाला भी होता है, तो यहाँ पर पैरा क्विनोनॉइड लिख देते हैं, क्विनोनॉइड है ना, या क्विनोइड लिख दीजिए, ठीक है, क्विनोनॉइड लिखिए ज्यादा बेटर रहेगा, वही आपको याद है। ये मैंने पैरा पोजीशन पे दिखाया है, इसी को मैं आर्थो पोजीशन पर भी दिखा सकता हूँ। आर्थो को दिखाने के लिए पहले डबल बॉन्ड दिखाऊं, आर्थो पर कहीं चाहे यहाँ दिखा लो और चाहे आप यहाँ दिखा लो, जहां आपका मन करे, इसी के अल्टरनेट पर आप लगा देना डबल बॉन्ड, तो ये आपका ऑर्थो क्विनोइड हो गया। तो यहाँ पर ऑर्थो क्विनोनॉइड हो गया। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ द क्रोमोफोर्स। तो अगर आपसे कभी ग्रुप देकर ये पूछ लिया जाए कि भैया क्रोमोफोर ये है या नहीं है, तो पहले आपको ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड है नहीं है। जैसे कि अगर मान लो ये ग्रुप भी पूछ लिया, जैसे ये एनओ पूछ लिया आपसे, है ना, बताओ कि भैया ये एनओ है नहीं है, तो आप बताओगे डबल बॉन्ड है, सिंपल सी बात है। इस ग्रुप को नाइट्रोसो बोलते हैं, सब जानते हैं, ये भी अनसैचुरेशन की तरफ रिप्रेजेंट, और ये क्रोमोफोर में गिना जाता है। और जिन जिन में ये ग्रुप होंगे उन सभी कंपाउंड को क्रोमोफोर, वो क्रोमोजेन कहा जाता है, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। ये हमारा पेज नंबर हो गया 2 कंप्लीट। यहाँ तक मुझे उम्मीद है और भरोसा है कि आप बिल्कुल राइट टाइम चल रहे होंगे। अब इसके बाद बात ये आती है कि अगर हम इनका नंबर बढ़ाते चले जाएं, सुनना मेरी बात को, अगर हम इन ग्रुप का नंबर, जैसे ये मान लो इथाइलिनिक ग्रुप है, ये किसी में 1 लगा है, किसी में 2 लगे हैं, किसी में 10 लग जाए, किसी में 12 लग जाए, तो आखिरकार इनसे फर्क क्या पड़ेगा। तो इस थ्योरी को भी हम अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि मैं स्टार बना करके इस पॉइंट को लिखूंगा, और इसलिए लिखूंगा कि इस पे भरोसा है कि वाकई में यहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल मैंने लिया C6H5 ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं बीच में डबल बॉन्ड लगा लेता हूँ, इस तरीके से CH लगा लिया, और फिर मैंने यहाँ पर डाईफिनाइल वाला कंपाउंड मान लिया थोड़ी देर के लिए, और इसको मैंने ब्रैकेट में डाल के यहाँ नंबर N लिखे दे रहा हूँ, जिससे अब ये नंबर वेरी करवा लूंगा। तो अब आपको सिंपल से पहले एग्जाम्पल दूं, फिर मैं कुछ लिखने की हिम्मत जुटाऊं। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ C6H5, पहले यही लिख देता हूँ, CH डबल बॉन्ड, N नहीं लगाऊंगा, N धीरे धीरे बढ़ाऊंगा उसके अंदर, C6H5 लिया। इसी तरीके से धीरे से क्या काम करा, अगली बार में N की जगह यहाँ 1 है, अब 2 लिख देता हूँ, C6H5। मैं अपनी बात आज पूरे ढंग से कहूंगा, और एक एक बात ऐसे कहूंगा जिससे कि आपको बहुत मन में जो आपके क्वेश्चन आए हर स्टेप में सॉल्व होता चले। तो यहाँ पर C6H5 ले लूंगा, फिर यहाँ पर मैं चल रहा हूँ, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH मैंने लिया, फिर यहाँ पर होल थ्राइस कर दिया, मतलब चेन को बढ़ा रहा हूँ, C6H5 एंड सो ऑन। फिर यहाँ पर C6H5 लिया, फिर यहाँ पर CH लिया, यहाँ डबल बॉन्ड लिया, यहाँ CH लिया, और यहाँ पर C6H5 लिया। इसी तरीके से फिर और एंड सो ऑन चलते रहिए, जहां तक आपका मन करे, लगभग 5 तक लिख दीजिए, क्योंकि लंबी लाइन खींचने में पेज तो खराब हो ही गया है। C6H5 CH डबल बॉन्ड लिया मैंने यहीं पर, अब क्या लिख दूं इसके बाद, 3 के बाद सीधा 4 ही आएगा, चाहे तो आप 4 के 3 के बाद सीधा 5 लिख दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस जो हम कंसेप्ट आपके दिमाग में उतारना चाह रहे हैं, वो कंसेप्ट अगर उतर गया तो फिर समझ लेंगे कि भाई हमारी जीत होती है। यहाँ पर मैंने आपको सिंपल सा दिखाया है कि ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ द अनसैचुरेशन का ग्रुप का बढ़ रहा है। जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है, कलर की डीपनेस बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, डीपनेस ऑफ द कलर इंक्रीजेस, डीपनेस, डीपनेस ऑफ कलर, डीपनेस ऑफ कलर इंक्रीजेस, मैं लिखे दे रहा हूँ, कलर इंक्रीजेस, डीपनेस ऑफ द कलर इंक्रीजेस मैं लिखे दे रहा हूं, क्यों, ड्यू टू इंक्रीज इन, रीजन आपको साफ दिख रहा होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोफोर्स, क्रोमोफोरिक ग्रुप या इथाइलिनिक ग्रुप लिख सकते हो, यहाँ पर क्रोमोफोर्स लिख सकते हो, क्रोमोफोर्स लिख सकते हो, या फिर इथाइलिनिक ग्रुप, जो भी आप चाहें तो लिख सकते हो, दोनों बातें हैं। अब अगर आपके दिमाग में आए तो भाई इसमें एक ही लगा हुआ है, तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये कंपाउंड जो है वो कलरलेस हो सकता है, कलरलेस हो सकता है। इसके बाद कलर डार्क थोड़ा बढ़ना शुरू होगा,
लगभग यहाँ से शुरुआत होगी, हल्का से डार्क होगा, लेकिन ये कलरलेस की गिनती में भी ये भी कलरलेस में चलता है, और यहाँ पर आकर के डार्क कलर हो जाता है, ये कंपाउंड डार्क कलर का हो जाता है। लगभग ये माना गया, जहां तक मुझे याद है, ये ऑरेंज कलर का होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत लाइट येलो कलर से होगी, यहाँ से येलो से शुरुआत होगी, फिर डीप येलो हो जाएगा, फिर ये ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से डीपनेस बढ़ेगी, मतलब है कि क्रोमोफोर का नंबर हम बढ़ा दें, मतलब है कि हम उसमें अनसैचुरेशन बढ़ा दें, मतलब है कि अगर उसके अंदर इथाइलिक ग्रुप बढ़ा दें, या कोई और भी ग्रुप होता, नाइट्रोजो एजॉक्सी होता, कार्बोनाइल होता, वो बढ़ जाता, तब भी कंडीशन पॉसिबल थी। मतलब ये मैंने एक एग्जांपल दिया। दूसरा एग्जांपल आपको बता रहा हूं, मतलब ये बात मैंने आपको समझाई, ये तो उम्मीद है कि समझ में आई होगी। मोर इज द नंबर ऑफ द अनसैचुरेटेड ग्रुप, या ग्रेटर द नंबर ऑफ द क्रोमोफोर्स इन द क्रोमोजन, ग्रेटर इज द इंटेंसिटी ऑफ द कलर। ये सेंटेंस आप चाहो तो लिख सकते हो नीचे, यानी कि मैं अगर यहाँ छोटी सी जगह में लिख दूं, द ग्रेटर इज, नोट्स एकदम प्रॉपर हो जाएंगे, आपको बनाने नहीं पड़ेंगे। द ग्रेटर इज द नंबर ऑफ, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ, क्या बढ़ा रहे हैं हम लोग? क्रोमोफोर्स। ग्रेटर इज द नंबर ऑफ क्रोमोफोर्स बढ़ा रहे हैं, क्रोमोफोर्स, ठीक है, इन द क्रोमोजन, इन द क्रोमोजन, क्रोमोजन, ठीक। ग्रेटर इज द इंटेंसिटी ऑफ कलर, ग्रेटर इज द, ग्रेटर इज द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ कलर। जितना ज्यादा आप ये ग्रुप बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ेगी। मैं बहुत देर से ये बात आपको समझा चुका हूं। अब यहाँ पर जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ये ले लेता हूं कि इथाइलिन को अगर मैं देखूं, तो इथाइलिन कलर्ड नहीं होता है। 1,3 ब्यूटाडाइन को देखूं तो ये कलर नहीं होता है। इसी 135 एंड सो ऑन, आगे आगे धीरे धीरे कलर बढ़ता चला जा रहा है। पॉसिबिलिटी है कि जब मैक्सिमम लेंथ पर हम लोग पहुंच जाएंगे, तो मीनिंग ये हुआ कि वहां पर कलर आ रहा है। तो यहाँ एक बात और भी बोली जा सकती है, सुनना ध्यान से, एक बात और भी बोली जा सकती है कि कलर की जो डीपनेस है, वो कॉन्जुगेशन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन की वजह से भी हो सकती है। तो दूसरा मैं बोल रहा हूं, माइक किसी ने ऑन किया है तो मेरी उम्मीद है कि आप माइक ऑफ रख रहे होंगे। जहां तक प्लीज सूर्यांशु मित्रा जी माइक ऑफ करिए। तीसरा सर नेक्स्ट, ट्राई ट्राई 2 बार हो नेक्स्ट गया था पॉइंट सर। ये है ना। चलिए एक कट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अब इसे मिटाएंगे, मिटा देता हूँ, बात आप में उसको बताऊं टेंशन जी। सर, अगर ये जो हमारा रेगुलर क्लासेस होते हैं ना सर, ये वाला जी स्क्रीनशॉट अगर ग्रुप में शेयर कर देते तो अच्छा होता सर। नहीं, बिल्कुल कर दूंगा सर। आप अभी आज कंटिन्यू करने दीजिए, पूरी पीडीएफ में दूंगा, ये पूरी पीडीएफ फॉर्म में दूंगा, स्क्रीनशॉट नहीं दूंगा, पूरी पीडीएफ दूंगा। ये पीडीएफ बन रही है सर, आप बिल्कुल भरोसा रखिए। ठीक है सर, आपको समझ में एक्चुअली शायद उम्मीद है। हाँ आपका हाथ में लिखे हैंड रिटन नोट्स में हमको पढ़ना अच्छा लगता है सर। चलिए चाप ठीक नहीं है सर, लगता। ओके। जी जी ठीक है सर, मैं ये वाली पीडीएफ हैंड रिटन में ही दूंगा, ये हैंड रिटन में बना दूंगा इसकी पीडीएफ। ठीक है, आप परेशान ना होइए, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, क्योंकि टाइम मैं सोच रहा हूँ खराब ना हो बिल्कुल। 1 मिनट भी मैं गंवाना नहीं चाहता हूँ इस चैप्टर में। ठीक है सर, प्लीज। इसके बाद जो है, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इस तरीके से जो मैं टॉपिक दिमाग से देखिए क्लिक हो गया, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ, हेलो सर। मनीष जी माइक ऑफ, माइक ऑफ करिए सर प्लीज। हाँ मनीष जी। सर एक प्रॉब्लम है, वो बता रहा हूँ जरा। ये जो येलो कलर की इंक है, इसका यूज ना करें सर, ये पीडीएफ में नहीं ठीक, आती है। चलिए ठीक है सर, ठीक। ये प्रॉब्लम करती है। ठीक है सर। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं, और नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बताने जा रहा था कि जैसे जैसे हम लोग ग्रुप के अंदर, यानी किसी भी क्रोमोजेन के अंदर कॉन्जुगेशन बढ़ाते हैं, तब भी डीपनेस बढ़ती है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ऑन ऑन कॉन्जुगेशन, ऑन कॉन्जुगेशन, conjugation in the, on conjugation in the chromogen, on conjugation ऑफ कर देता हूं, ऑफ, on conjugation इन ही रहेगा, इन क्रोमोफोर्स, क्रोमोफोर्स इन क्रोमोजन, इन क्रोमोजन, इंग्लिश आप देख लेना, कहीं गड़बड़ लगे सही कर लेना। क्रोमोजन इज ऑल्सो,
is also responsible for deepen of the color या deepness of color, डीपनेस ऑफ कलर। ये जिम्मेदार, ये दो चीजें जिम्मेदार होती हैं। कभी कभी ऑप्शन आ जाए आपका, ये ऑप्शन आ जाए, यानी कि इसको भी आप लिख सकते हो, या मतलब पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी चीजें इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो फिर आप इस चीज को भी लिख लेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी जहां तक मुझे उम्मीद है। इसके बाद हम लोग चल लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट चीज क्या आती है। अब आपके मन में आया कि सर ये आपने क्रोमोफोर तो हमें समझा दिया, अब आप हमें जरा ऑक्सोक्रोम के बारे में भी बताइए। तो यहाँ पर मैं हेडिंग बना लेता हूँ, ऑक्सोक्रोम्स। अब जैसे मैं बोलूं ऑक्सोक्रोम्स की मैं बात कर रहा हूं, तो पहले मैं आपको बता दूं और समझा दूं ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं। तो आप जान लीजिए कि ये वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो खुद कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो खुद कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन कलर को बढ़ाने में या उसकी डीपनेस में ये लोग जिम्मेदार जरूर हो जाते हैं। तो ये चीज अब आप याद कर लिए, वही कंपाउंड या वही सब्स्टिट्यूएंट या वही ग्रुप ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं। तो इसका मतलब ऑक्सोक्रोम जो वर्ड है वो खुद इसका मतलब होता है इंक्रीज करना। ऑक्सो का मतलब ही होता है इंक्रीज करना। तो यहां से भी आप हिंट ले सकते हैं, ये खुद में कलर नहीं है, लेकिन इसकी प्रेजेंस जो है वो कलर को बढ़ा देती है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यहां मैं लिखे दे रहा हूं, दीज आर द ऑर्गेनिक these are the organic groups which लिख सकता हूं, fail to produce which to produce fail to produce color fail to produce color, but they are they are responsible for deepness of the color for deepness of the कलर। ये अब आपसे पूछा जाए कि आखिरकार ऑक्सोक्रोम क्या है, तो मुझे उम्मीद है अब आपको याद हो गया होगा। ये वो केमिकल सब्स्टिट्यूएंट है, केमिकल ग्रुप है, या ऑर्गेनिक ग्रुप है, या सब्स्टिट्यूएंट, कुछ भी बोल दीजिए, कि विच आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द डीपनेस ऑफ द कलर। इनका नाम ही मैंने बोल दिया इंक्रीज करना, तो यहीं से आपको हिंट भी हो गया होगा और याद भी हो गया होगा। अब जो मेन ऑक्सोक्रोम है वो कौन कौन से हो सकते हैं वो भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये NR3 ले लिया, भाई इसी के कंपाउंड लो। NR2 भी ले सकते हो, NR3 थोड़ा कम शो करता है तो मैं NR2 से शुरुआत कर रहा हूँ। NR2 ले सकते हो, NHR भी ले सकते हो, इसके बाद में आप NH2 भी ले सकते हो। ये सब हमारे सब्स्टिट्यूएंट है, पॉसिबल है, ग्रुप है। इसके बाद आप OH ले सकते हो। इसके बाद अगर आप चाहो तो हैलोजन, जितने भी हैलोजन में FCl Br लाइन से रखिएगा, तो हैलोजन ले लीजिएगा। यहाँ पर मेनली Cl Br और I, सबसे ज्यादा यूज होने वाला Br रहता है और I रहता है, ये बात मैं टिक कर दी। Cl और F बहुत कम रहते हैं, उनको रेयर माना जाता है। और इसके बाद में लास्ट में हमारा एल्कोक्सी ग्रुप आ जाता है, OR। तो ये मैंने एक इंक्रीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दिए हैं। तो अगर मैं बोलूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डीपनेस बोल सकता हूँ, या नीचे अगर उल्टा लिख देता हूँ, एरो इधर बना देता हूँ, तो एरो इस साइड वाला ये बता देगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डीपनेस, यहाँ लिख सकता हूँ। तो ऊपर मैंने लिख दिया डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डीपनेस बोला जाएगा, डीपनेस बोला जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बोल दे रहा हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डीपनेस, आपका डीपनेस ये आपको दिखाई देगा। तो ये चीज आपको है, ये कलर डीपिंग ग्रुप माने जाते हैं या कलर को बढ़ाने वाले माने जाते हैं। तो ये सब चीजें भी आप ध्यान रखना। अब जैसे अगर आप कहो कि सर आपने ये सिंपल एग्जांपल दे दी, जरा इनका कोई कंपाउंड के साथ एग्जांपल दिखाइए, तो फिर मैं आपको बोल सकता हूँ कि भाई ऐसे भी एग्जाम्पल हो सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक ऑर्डर लगाना चाहें, डिफरेंट ऑक्सोक्रोम को दिखाने की कोशिश करें, तो एक कंपाउंड मैं यहाँ बना रहा हूँ, पता नहीं भगवान जाने कौन सा कंपाउंड है, लेकिन हाँ कोई कंपाउंड है जरूर, पहचान आप लोगे ये मुझे उम्मीद है। कि यहाँ मैंने ये बेंजीन यहाँ पर रिंग बना दे रहा हूँ। उम्मीद है कि रिंग में आप ये डाउट नहीं करेंगे कि सर ये रिंग क्यों बना दिया, ये सब बातें PGT लेवल पे शायद मुझे आपसे डिस्कशन नहीं करनी पड़ेंगी। यहाँ इस तरीके से, हालांकि मैं बना ऐसे ही रहा हूँ। ये मैंने एक कंपाउंड लिया,
ये आपको पता लग गया होगा कंपाउंड क्या है। पैरा नाइट्रो एजोबेंजीन, सिंपल सा बात है, आप पता है पैरा अमीनो होता, पैराफिनोल एंड सो ऑन। अब मैंने इस कंपाउंड को लिखा, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ग्रुप बढ़ा रहा हूँ। ध्यान देना, मैं जो समझाने की कोशिश करूंगा वो मैं समझा दूंगा, ये मुझे अपने ऊपर और आपको समझने के लिए आपके ऊपर पूरा भरोसा है। ये मैंने ग्रुप लगाया, अब जैसे मैंने ये ले लिया, यहाँ पर मैंने धीरे से एक OH बढ़ा दिया, देखना इसी सीरीज में बढ़ाऊंगा, एक OH मैंने बढ़ाया, इधर वाला ये बढ़ाया है OH। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसी कंपाउंड में अब आप खुद बताएंगे कि सर ये मैंने कौन से ऑर्डर में लगाया हुआ है। यहाँ मैंने N ले लिया, यहाँ डबल बॉन्ड फिर लगाया, फिर मैंने यहाँ पर इस तरीके से ले लिया, यहाँ पर मैंने NH2 लगा दिया, ये NH2 लगाया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, फिर एक ग्रुप लगाया, फिर एक बढ़ाया, यहाँ पर मैंने ONO वही NO2 ले लिया, N डबल बॉन्ड N लिया, और इसके बाद अब मैंने इस बार ये हरकत की कि इसके अंदर धीरे से एक या दो एल्काइल सीधे सीधे लगा दे रहा हूँ, बार बार का झंझट खत्म कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मिथाइल लगा लेता हूँ, बस ये हो गया। तो अब मतलब साफ दिखाई दे रहा होगा आपको, बिल्कुल मतलब क्लियर होगा, मुझे बोलने की शायद जरूरत अब नहीं होगी कि यहाँ मैंने ऑर्डर क्या लिख रखा है। अगर आप इस सीरीज को देखें तो सबसे ज्यादा डार्क कलर कौन शो करेगा, इनमें सबसे ज्यादा डार्क आपको नीचे वाला होगा, ये डार्क होगा, ये डीप कलर होगा। और कलर भी अगर आप जानना चाहें तो इसका कलर होता है डीप डीप रेड कलर होता है, डीप रेड कलर होता है, और इसका ऊपर वाले का जो होता है वो रेड ऑरेंज कलर होता है। तो यहाँ पर आप रेड या ऑरेंज, तो रेड ऑरेंज लिख दीजिए, चल जाएगा। तो यहाँ मैंने जो ऑर्डर लिखा हुआ है, दिस इज द इंक्रीजिंग 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 ऑर्डर ऑफ डीपनेस की बात की है मैंने, डीपनेस की बात की है, इस बात को ध्यान रखना। तो ऑक्सोक्रोम का रिप्रेजेंटेशन भी जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले में आपने नोटिस किया होगा क्रोमोफोर का दिखाया, इसी तरीके से मैंने ऑक्सोक्रोम का भी दिखा दिया। अब आपको आधा ये जो टॉपिक मैंने आज पढ़ाया ये लगभग आपको माइंड में फीड हो गया होगा। अब जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल और भी ले लेता हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल और आगे बढ़ाता हूँ, तो इसमें अगर मैं एग्जाम्पल थोड़ा सा ये लूँ, जैसे ये कंपाउंड मैंने लिया, ये कंपाउंड अगर मैं लेता हूँ, थोड़ा स्क्रीन में लाइट हो रही है मेरे लिए दिख नहीं रहा, ये मैंने लिया यहाँ पर, ये यहाँ पर इसको मैं ऐसे जोड़ देता हूँ, इसको ऐसे जोड़ देता हूँ, और ये कंपाउंड आप समझ चुके होंगे कि मैंने क्या बनाया, नेफ्थलीन बनाया हुआ, ये मैंने लिखा नेफ्थलीन। अब आप देखना मैं कर क्या रहा हूँ, मेरी हरकतों को आप देखिएगा तो आप पहचान लेंगे कि अनुसार ऐसी कौन सी हरकत कर रहे हैं जो परेशान करने वाली है। तो यहाँ पर ये ले लिया मैंने, और यहाँ धीरे से एक OH ग्रुप लटका दिया, एक OH ग्रुप। तो ये आपको पता है कि नेफ्थॉल है ना, 1 नेफ्थॉल लिखा है मैंने यहाँ ना, या आप लिख सकते हो नेफ्थॉल लिख सकते हो, नेफ्थॉल लिख सकते हो, और इसे हम लोग 1 नेफ्थॉल के नाम से भी, नेफ्थॉल के नाम से भी जानते हैं, पॉसिबिलिटी है। ये दोनों कंपाउंड जो होते हैं वो, ये ऑक्सोक्रोम मैंने एक ग्रुप लगाया, ये दोनों कंपाउंड जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं, ये पॉसिबिलिटी कि ये कलरलेस है कंपाउंड, दोनों ही कलरलेस है, चाहे तो आप यहाँ लिख दो ये कंपाउंड कलरलेस है। और ये कंपाउंड भी आपका अभी सब बताऊंगा, आपके मन में अगर कोई फितूर चल रहा होगा तो आंसर मिलेगा आपको, बेफिक्र रहिएगा। ये दोनों मैंने कलरलेस। अब मैंने क्या काम किया कि इन्हीं कंपाउंड में थोड़ी सी ये काम करने की कोशिश की कि ग्रुप बढ़ाया, जैसे ग्रुप मैंने बढ़ाया, ये ग्रुप लिया मैंने, तो मैं क्या बताऊंगा आपको बाद में, वो चीज आप ध्यान रखिए। अब ये ना सोचिए पीछे से जोड़ने की कोशिश ना करना भी आप। एक मैंने NO2 यहाँ पर लगा लिया, और एक मैंने NO2 यहाँ पर लगा दिया, इसका मतलब 2,4 हो गया, 2,4 डाइनाइट्रो नेफ्थलीन का नाम ये बन गया। और ये पेल येलो कलर का होता है, ये पेल येलो कलर का होता है, और इस कंपाउंड का नाम आपको पता ही लग गया होगा, 2,4 डाई नाइट्रो नेफ्थलीन हो जाता है, नेफ्थलीन हो जाता है ये कंपाउंड। और मैंने यहाँ कलर भी इसका लिख दिया है। इसके बाद अगर मैं आगे चलता हूँ, इस कंपाउंड को उठाया मैंने, इस कंपाउंड में OH और ये वाला ग्रुप इसमें लगा दिया, यानी कि अब मैंने ये कंडीशन पैदा कर ली कि भाई ये मैंने लिया, ये लिया, ये लिया, यहाँ पर मैंने OH धीरे से बढ़ाया, ऑक्सोक्रोम ये था, ये भी ऑक्सोक्रोम था, ऑक्सोक्रोम था, और ये भी आपका यहाँ पर ऑक्सोक्रोम आपका यहाँ पर भी है, ऑक्सोक्रोम आपका यहाँ पर भी है। तो ये चीज भी यहाँ चल रही है। तो यहाँ पर आपका NO2 लग रहा है, और यहाँ पर भी आपका NO2 लग रहा है। तो ये अब आप देख रहे हैं कि ये लग गया ऑक्सोक्रोम,
और ये जो ग्रुप NO2 वाला है, ध्यान दीजिए, ये NO2 वाला जो है वो क्रोमोफोर होगा। यहाँ मैंने लिखा है कहीं, देखिए ये NO2 वाला क्रोमोफोर है। तो क्रोमोफोर भी लग गया, ऑक्सोक्रोम भी लग गया, दोनों ग्रुप इसके अंदर आ गए। यानी इस ग्रुप को मैंने बोला क्रोमोफोर, क्रोमोफोर लिखा, क्रोमोफोर लिखा, और ये ऑक्सोक्रोम लिखा। ये ऑरेंज कलर का हुआ, या ऑरेंज, ऑरेंज रेड भी बोलते हैं, ऑरेंज डाई भी बोलते हैं, तो ऑरेंज रेड डाई मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। तो आखिरकार इन डायग्राम से मैं बोलना क्या चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर हम लोग ऑक्सोक्रोम का, अगर मान लीजिए ऑक्सोक्रोम की प्रेजेंस से कलर नहीं आ रहा है, तो फिर उसके अंदर हमें ऐड करना पड़ता है क्रोमोफोर। तो सिंपल सी बात होती है कि ऑक्सोक्रोम खुद अपना कोई कलर नहीं शो करते हैं। ये बात सिद्ध हो जाती है कि ऑक्सोक्रोम अपना कोई कलर शो नहीं करते हैं, लेकिन उनके अंदर अगर क्रोमोफोर ऐड कर दिया जाए तो वो एक डाई का फॉर्म ले लेते हैं, एक कलर्ड कंपाउंड का फॉर्म ले लेते हैं। जिम्मेदार जो कलर के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल हुआ वो NO2 हुआ। ये केवल डीपनेस को बढ़ाएगा, उसकी डार्कनेस को बढ़ाएगा। देखो जैसे आपने ये लिया, ये पेल येलो दिख रहा था, इसे जैसे ही लगाया ऑरेंज, तो डीपनेस बढ़ी, डीपनेस बढ़ी। तो वही चीज मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि डीपनेस बढ़ाने के लिए हमें ऑक्सोक्रोम की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ऑक्सोक्रोम्स आर रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर deepness deepness in the deepness above in the above compound। अब अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ये कलर क्यों शो करते हैं, ये ग्रुप जो होते हैं ये कलर क्यों शो कर रहे हैं, इनके अंदर ऐसी क्या खास बात है, तो यार बड़ा सिंपल सी बात है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि इनके पीछे जो कलर शोइंग कंडीशन है वो होती है हमारी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। इस पे थ्योरी बताई गई है, जैसे कि एक थ्योरी का नाम है आपका बैथोक्रोमिक थ्योरी, बैथोक्रोमिक थ्योरी या हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट भी बोला जाता है। दूसरी रेजोनेंस थ्योरी भी बोली जाती है। तीसरी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी बोली जाती है। रीजन सुन लीजिए ध्यान से, इन थ्योरियों का यूज करते हैं और लास्ट में कुछ नहीं समझ में आता है तो एक बात तो समझ में आती है कि सब में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पर जब लाइट पड़ती है तो वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जंप करते हैं। जिस वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो कलर आपको नहीं दिखाई देता है, उसका कंप्लीमेंट्री कलर आपको दिखाई दे जाता है। तो ये चीज तो हालांकि जुड़ी हुई है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी इस बात को आपसे बोला जाएगा, लेकिन ना यहाँ पर अगर आपके मन में आ रहा है कि सर ये ग्रुप आखिरकार कलर क्यों शो कर रहे हैं, तो आप नोटिस करिए इनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन सबके अंदर हैं, और ये पाई इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जंप करते हैं। जंप करते हैं कब, जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है। कोई भी कंपाउंड कलर तभी शो करता है कि जब उस पर लाइट, उससे पहले अंधेरे में नहीं देख पाओगे कलर कौन सा है। जब उस पर लाइट पड़ेगी तभी उसके इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, और जंप करेंगे तो लो एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन हाई में जब जंप करेंगे तो एनर्जी को वेवलेंथ एक पर्टिकुलर एब्जॉर्ब करेंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको पहले पन्ने पर यही बात ये बोली थी। इस बात पे शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए आपने मन में क्वेश्चन आया कि वाई ऐसा होता क्यों है, ऐसा कंडीशन क्या है। तो ये ग्रुप इसीलिए जिम्मेदार बन जाते हैं। यहाँ पर भी आपको OH का रोल पता लग गया होगा कि आखिरकार OH का रोल क्या है। तो अब अगर हम लोग कंपाउंड इसी तरीके से एक और एग्जांपल आपको समझाऊं, बड़ा उम्मीद से मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, ये आपको बहुत मेहनत आपसे नहीं कर पाऊंगा, जितनी मेहनत करनी होगी मुझे नोट सोर्स इधर से ढूंढने हैं, बनाने हैं, मिलाने हैं, वो मैं कर लूंगा, लेकिन नहीं, आप पे लोड नहीं डालूंगा। ये कंपाउंड मैंने लिया, ये कंपाउंड आपको दिख रहा होगा कि भैया इसमें एजोबेंजीन है और ये आपका एक क्रोमोजेन है, ये मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए उदाहरण लेते हैं, ये कंपाउंड जो भी रहा हो क्रोमोजेन, एजोबेंजीन है, क्रोमोजेन हमने मान लिया इसे थोड़ी देर के लिए। इस क्रोमोजेन को अगर हम देखें तो ये कलरलेस हमें दिखाई दे रहा है, कलरलेस दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, धीरे से एक पहले क्या बढ़ाता हूँ, कोई भी ग्रुप बढ़ा देता हूँ, और ऑक्सोक्रोम अगर मैं पीछे से देख लूँ कि भाई मैं ऑक्सोक्रोम कहाँ गया, ऑक्सोक्रोम यार, ये हो गए, ये ऑक्सोक्रोम, इनमें से कोई एक ऑक्सोक्रोम बढ़ा लेते हैं, चलिए ये वाला बढ़ा लेते हैं, सबसे डार्क कलर यही शो कर रहा है, तो ये वाला ऑक्सोक्रोम मैं यहाँ पर लगा देता हूँ अगले वाले कंपाउंड में। ये चीज मैंने यहाँ बनाई, यहाँ पर N डबल बॉन्ड N बनाया, इसके बाद मैंने यहाँ पर इस तरीके से N लिया और यहाँ पर जोड़ दिया CH3 का होल ट्वाइस जोड़ दिया। तो ये जैसे ही मैंने ऑक्सोक्रोम जोड़ा
इसका कलर अपने आप डार्क हो गया, डीप हो गया, जो कलरलेस था वो अब आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है। ये येलो कलर की डाई बोली जाती है, येलो डाई बोली जाती है, और इसको हम लोग बटर येलो के नाम से भी जानते हैं। ये बटर येलो के नाम से भी जानी जाती है। और अगर आप नाम चाहेंगे तो नाम भी आपको मिल जाएगा। पैरा पैरा डाई मिथाइल आपको दिखाई दे रहा है, पैरा डाई मिथाइल। आगे बता सकते हैं आप अमीनो एजोबेंजीन है, क्योंकि अमीनो ग्रुप की वजह से आया है। पैरा डाई मिथाइल अमीनो एजोबेंजीन या बटर येलो नाम याद रखिए। बटर येलो का फार्मूला भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डाई जो होती हैं वो क्रोमोजन, अब आप रिजल्ट क्या, इतनी देर मैंने जो भौंका है आपके सामने, इसके भौंकने का फायदा मेरा इतना मिला कि अगर आपसे पूछा जाए कि डाई क्या होती, तो फार्मूला तैयार हो गया कि डाई के अंदर एक तो क्या होगा, क्रोमोजन होंगे, क्रोमोजन होंगे, और साथ में इसके अंदर ऑक्सोक्रोम होंगे, ऑक्सोक्रोम होंगे। इतनी बात अगर मिला दी जाए तो फिर डाई तैयार हो जाती है, और यही डाई हम लोग कलर करने में यूज करते हैं। दिस इज द बेस्ट कंसेप्ट ऑफ द डाइस, ये बताया गया। तो बिट थ्योरी हमें ये समझाती है कि भाई डाइस का रीजन क्या है, कलर शो करने का रीजन क्या है, उसमें कौन सा ऑक्सोक्रोम का रोल क्या है, क्रोमोफोर का रोल क्या है, ये सब बातें हमें बिट थ्योरी ने समझाई। तो बिट थ्योरी के बाद एक थ्योरी है रेजोनेंस थ्योरी। तो अब मैं पहले आपसे थोड़ा सा जानकारी ले लूं, थोड़ा सा ऑर्डर आपसे जानकारी भी ले लूं कि अगर हम लोगों ने ये माइक मैं आपका ऑन कर रहा हूँ, बस थोड़ी देर के लिए ऑन करूंगा, बीच में इसलिए नहीं कर रहा हूँ, कभी आपका ऑन छूट जाता है तो मेरे लिए फिर बार बार बोलना पड़ता है। मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, बस आपसे थोड़ा सा पूछूंगा कि अगर मैं आपसे सिंपल सा आईपीएससी। माइक ऑफ, माइक सर प्लीज ऑफ करिए। देखिए सबसे पहले मैंने जो अभी बात की है कि यहाँ पर डाइज और कलर में सबसे पहले जो कंसेप्ट आपको बताया वो यहाँ पर पूरी डिटेल आपको समझाई कि इंट्रोडक्शन क्या दिया मैंने। इसके बाद बिट थ्योरी पे मेन फोकस मेरा बिट थ्योरी पे था यहाँ पर। तो बिट थ्योरी के अकॉर्डिंग ये मैंने क्रोमोफोर्स बताया। ये क्रोमोफोर्स के बाद मैंने ये बताया कि जिनमें क्रोमोफोर होंगे क्रोमोजन कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड ग्रुप्स को हम लोग क्रोमोफोर कहते हैं। इन सब चीजों, अब यहाँ पर सर मुझसे आईपीएससी नाम आप न पूछिए, कारण ये कि अगर मैं यहाँ पर एक एक का आईपीएससी नाम लिखना शुरू कर दूंगा तो फिर ये चैप्टर खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो आईपीएससी से जुड़ा टॉपिक है। और आईपीएससी नॉमेनक्लेचर सर मैं ऑलरेडी बहुत डिस्कशन पहले भी इन कंपाउंड्स का सभी का कर चुका हूँ, जैसे पैरा अमीनो, एजोबेंजीन, पैरा नाइट्रो। अब इनका भी मैं अगर लिखूंगा तो मेरे लिए तो फिर ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि इनके नाम, जैसे अब एक का नाम पता लग गया पैरा नाइट्रो एजोबेंजीन, और पैरा नाइट्रो हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, दोनों पैरा पे हैं, नाम लिखने में इसमें बहुत दिक्कत नहीं आएगी। जो आप पूछना चाह रहे हैं नेफ्थलीन है, इनका नेफ्थलीन पढ़ाया था, नाम लिखा था, इनकी पोजीशन भी मैंने नेफ्थलीन में। अगर मैं ये सब बातें दोबारा रिपीट यहाँ पर करने लगूंगा तो फिर ये यहाँ पर बहुत दिक्कत मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग की हो जाएगी। बाकी मैं जहाँ पर जरूरत लग रहा है बोलता जा रहा हूँ, बोलने में कंजूसी नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे लग रही कि उचित है जगह वहां मैं बोल रहा हूँ। इसलिए आप इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो। खाली मैं नाम लिखता रहूंगा तो नाम ही में कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है सर, अब मुझे 2 मिनट का आप समय दीजिए, जिससे मैं बात करूं बस 2 मिनट बात करिएगा मुझसे, क्योंकि मैं सबसे पहले ये भी देख लूं कि इतनी देर मैंने भौंका है कुछ काम आया। आपके नवीन नवीन कुमार पाठक जी बोलिए, क्या आपका क्या विचार है? नमस्ते सर। नमस्ते भैया जी, बोलिए। बहुत 2-3 मिनट आपके ऐसे लूंगा बीच बीच में, ज्यादा नहीं, पानी नहीं पीने सर, तब तक। समझ में आई बात मेरी आपको, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा जी 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 सर पूरा। है? बाकी डाउट आपके निपटाए जाएंगे जितने भी होंगे, जितने भी लोग हैं इसमें। ओके सर। गोपाल सर हैं जी, गोपाल सर बोले कुछ, जिसका नाम लूं बस वही बोलिए। सर सारा चीज क्लियर हो रही है। जो आप कलर वगैरह बता रहे हैं, हाँ जैसे एक डाइनाइट्रो नेफ्थलीन का बताया पेल येलो, फिर सर उसमें हमने ऑक्सोक्रोम लगा दिया OH, ठीक। तो सर क्या उसका ऑरेंज रेड ही रहेगा या सर येलो हो जाता है, डीप डीप येलो? डीप येलो या कुछ किताबें ऑरेंज रेड बोलती हैं, दोनों बातों से मैं एग्री करता हूँ। ये डिपेंड करता है कि आपने अमाउंट कितना ऐड किया है। पहले तो वो डीप येलो ही होगा, और जब आपने एक ज्यादा अमाउंट बढ़ा दिया थोड़ा, जैसे ड्रॉप ग्रुप अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर दिया, अमाउंट का मतलब है ड्रॉप ही ऐड करेंगे, सिंपल सी बात है। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो जी जी डीपनेस बढ़ जाएगी, फिर ऑरेंज रेड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है सर, तो इसलिए उस पर आप बहुत परेशान। ठीक है सर, अखिलेश ओके। जी, अखिलेश सर बताइए आपका क्या विचार है, समझ में आ रही बात?
यस सर, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सर। ये मैंने ये काम इसलिए किया है, एक तो स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आपको नहीं बोलने दूंगा लोगों को, उसका कारण है जब बिल्कुल, ये बिल्कुल शांति से रात में अपनी ये वीडियो देखेंगे ना, तो फिर आपको बिल्कुल। परफेक्टनेस दिखाई देगी, विचर नहीं दिखाई देगी कि बीच में आवाजें आ रही बिल्कुल। हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा, इसलिए ये काम। बिल्कुल सर, और कोई इसमें सर बात नहीं। बाथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट से स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम करेगा ये सब। स्पेक्ट्रोस्कोपी में यस काम करेगा, अभी चल रहा हूँ, वही पहुंच रहा यस हूँ धीरे यस सर। धीरे। जी भावना जी, आपको कोई दिक्कत परेशानी? जल्दी से बोलिए, बहुत एक एक 2-2 मिनट ले लूँ जरा जल्दी सबसे बात। नहीं, आपकी वॉइस नहीं आ रही। नवीन गेहार जी, आपका मैडम वो उधर सिग्नल नहीं ठीक है। नवीन गेहार जी, सुरेश पाल जी, आपका माइक ऑन है, बोलिए जल्दी। सर नमस्ते सर। नमस्ते भैया, ठीक है ना, समझ में आ रही मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ? ठीक है सर, आज बहुत अच्छा आया समझ में। ठीक है। संजय कुमार यादव जी, संजय जी, संजीव भैया बताओ, बोले संजय जी, संजीव भैया बोलिए जल्दी जल्दी से फटाफट, 2-2 वर्ड बोलिए जिससे मैं। ठीक ठीक है। सुमित सुमित बोले, सुमित बोले कुछ, क्योंकि मैं जान लूँ ना कि जी मैं सर, बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है सर। सर ये कंफ्यूजन है सर, ये केवल बोल दीजिए। सर, ये इसको आगे COOH ग्रुप सर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप है सर, ये हाँ, ऑक्सोक्रोम में आएगा या क्रोमोफोर में आएगा सर? ये क्रोमोफोर में आएगा, ऑक्सोक्रोम में नहीं आएगा। सर क्रोमोफोर में सर। हाँ, ये जी सर। CO ग्रुप जहाँ कार्बोनाइल है उसकी दोनों बैलेंस से सेटिस्फाइड कार्बोनाइल, इसलिए मैंने लिखा था, इसलिए कार्बोनाइल जी लिखा जी हुआ सर, लिखा था सर। है। जी, कार्बोनाइल में ही कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े जाते हैं। ठीक है सर, जी सर। चलिए। ओके बाकी सर, मैं ओके जितने सर। भी डाउट होंगे आपके बाद में क्लियर करूंगा, आप मुझे पढ़ाने दीजिए आगे। सिर्फ इसका जो मोटो है मैंने आपको बता दिया, माइक ऑफ करने का जो मोटो है वो आपको जानकारी में है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे जैसे आपने पढ़ा कि एक थ्योरी हमने ये चली, तो अब एक थ्योरी का नाम है बैथोक्रोमिक एंड हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट भी आता है। ये बैथोक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट क्या होता है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम भी इंपॉर्टेंट है और इसका काम भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं हेडिंग बना लेता हूँ, बैथोक्रोमिक, बैथोक्रोमिक एंड इसको हम लोग हिप्सोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है, अब ये आखिरकार पहले मैं थोड़ा थोड़ा लिख दूंगा, फिर आपको समझा देता हूँ कि आखिरकार ये करना क्या चाहता है। जैसे कि इस इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे जैसे हम ऑक्सोक्रोम क्रोमोजन में बढ़ाते, मेरी बात को आप एक एक लाइन को सुनना, जैसे जैसे हम लोग ऑक्सोक्रोम का इंट्रोडक्शन क्रोमोजन में करते चले जाते हैं, तो इसका मतलब है कि जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो लोअर से हायर वेवलेंथ ऑफ लाइट की तरफ मूव करती चली जाती है, यानी कि वायलेट कलर से चलेगी और रेड कलर पे जाकर के एंड हो जाती है। तो ये है, तो मेनली ये बताती है कि जो ग्रुप डीपनेस को बढ़ाते हैं, यानी कि जो डीपनेस कलर को बढ़ाते हैं, उन्हें हम लोग बैथोक्रोमिक ग्रुप भी बोलते हैं। और ये जो कलर चेंज हुआ है, कलर जो चेंज हुआ है उसका रीजन क्या था, उसके रीजन को ही नाम दिया गया बैथोक्रोमिक इफेक्ट, या फिर हम लोग रेड शिफ्ट भी बोलते हैं, या फिर हम लोग इसे रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। अब कंप्लीमेंट्री कलर कौन एक दूसरे का होगा, ये मैं पहले पूरी बात अपनी लिख दूं, उसके बाद मैं बोलूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऑन एडिशन ऑफ, ऑन एडिशन ऑफ, आज आपको 100% इंटरेस्ट भी रहेगा और आप परेशान भी नहीं होंगे, अच्छा भी लगेगा, बोर नहीं होंगे आप। ऑन एडिशन ऑफ, ऑन एडिशन ऑफ क्या ऐड किया था, ग्रुप्स लाइक, ऑन एडिशन ऑफ ग्रुप्स लाइक, लाइक ऑक्सोक्रोम्स, ऑक्सोक्रोम्स, है ना, इन द क्रोमोजन, तो ब्रैकेट में एक आधा ऑक्सोक्रोम का एग्जांपल भी डाल देते हैं, जैसे NH2 डाल देते हैं, OH डाल देते हैं। ठीक है, इन द, इन द, बाकी और भी हो सकते हैं, इन द क्रोमो, इन द क्रोमोजन, क्या करते हैं, शिफ्ट, शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन बैंड, शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन बैंड, बैंड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ शिफ्ट करते हैं, फ्रॉम लोअर टू हायर, फ्रॉम लोअर टू हायर।
इंपॉर्टेंट बात है कि लोअर से हायर की तरफ शिफ्ट करेंगे। मतलब लोअर से हायर का मतलब हुआ कि वायलेट कलर से कहाँ पहुंचेंगे, रेड कलर की तरफ हम लोग पहुंच जाएंगे। ये यहाँ से भी हिंट, मतलब हम अगर ये लिखे तब भी चलेगा और ये लिख देंगे तब भी चलेगा। तो मतलब सिंपल सा हुआ कि ये ग्रुप जो डीप करते हैं कलर को, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, लाइन फिर बढ़ा दे रहा हूँ, द ग्रुप्स दैट डीपेंस। मैंने ये नोट्स बहुत शॉर्टकट में और बड़ा मेन पॉइंट खींच के लाया हूं मैं नोट्स में अपने। द ग्रुप्स दैट डीपेंस द कलर कॉल्ड बैथोक्रोमिक, क्या बोलते हैं, बैथोक्रोमिक ग्रुप बोले पहले, बाद में इफेक्ट, बैथोक्रोमिक ग्रुप बोलते हैं। एंड अब इसके थ्रू क्या होगा, एंड द कलर चेंज कॉज्ड बाई, एंड द इफेक्ट इज शोन बाई लिख सकते हो, एंड द इफेक्ट और कलर चेंज और कलर चेंज इज शोन बाई इज शोन बाई छोड़ दो, इज कॉल्ड बैथोक्रोमिक इफेक्ट भी बोलते हैं, या हम लोग इसे प्यार से रेड शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं, इसे रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप। अब कलर कहाँ से कहाँ जा रहा है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले येलो आएगा, येलो, उसके बाद कहाँ जा रहा है, ऑरेंज की तरफ चला जाएगा, ऑरेंज किससे कहाँ चला जाएगा, रेड की तरफ। बनीश जी धोखे से मेरा हाथ येलो पे चला जाता है क्योंकि अधिकतर मैं येलो से ही लिखता हूँ, क्योंकि बात ये इसका कलर इंटेंस रहता है, इसका कलर दिखता ज्यादा है, बाकी और कलर दब जाते हैं, ये कलर एकदम उभर के आता है आंखों में, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। रेड हो गया, फिर आपको वैसे कम यूज कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग कम यूज कर रहा हूँ। पर्पल हो गया, फिर आपका वायलेट हो गया। अब अगर वायलेट से भी आगे जाना चाहें तो फिर आप ब्लू ग्रीन की तरफ जा सकते हैं, ये ब्लू की तरफ चले जाइए और लास्ट में आप ग्रीन की तरफ जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर, चलिए लिख देता हूँ ब्लू और उसके बाद में ग्रीन, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं, पॉसिबिलिटी है। तो जो इफेक्ट हमने देखे, अब ध्यान से सुनना, फिर एक लाइन इंपॉर्टेंट बोलने जा रहा हूँ कि जो इफेक्ट हमने देखे कि जब हम हाइड्रोजन उठाते हैं, जो ऑक्सोक्रोम में हाइड्रोजन है, भाई ये बताओ, ये पीछे मैंने ऑक्सोक्रोम लिखा था NH2, ये एक ऑक्सोक्रोम है, ये एक हमारा ऑक्सोक्रोम है। इस ऑक्सोक्रोम में मैं हाइड्रोजन को हटा देता हूँ और एल्काइल ग्रुप को बढ़ा देता हूँ। जैसे जैसे मैं हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा NHR आ गया, फिर एक हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस किया, फिर एक R जोड़ा इसके अंदर, तो फिर यहाँ पर आपका NR2 आ गया। तो मैं यहाँ पर एक चीज ये बताना चाहूंगा, जैसे जैसे आप एल्काइल ग्रुप को बढ़ाते चले जाएंगे और हाइड्रोजन को रिप्लेस करते चले जाएंगे, तो जो ऊपर वाला ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा। जो ऊपर मैंने ऑर्डर लिखा है वो रिवर्स हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं इप्सोक्रोमिक इफेक्ट, उल्टा हो गया। यानी कि अगर मैं सिंपल सा बोल दूं यहाँ पर कि अगर बोलूं द अबव इफेक्ट, ऐसे लिखे दे रहा हूं, द अबव इफेक्ट, या इन द अबव इफेक्ट कर देता हूं, इन और बढ़ा दे रहा हूं, इन द अबव इफेक्ट इफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ ऑक्सोक्रोम आर रिप्लेस्ड बाई लैंग्वेज में कहीं कुछ दिक्कत है क्योंकि बना के लिखता हूं तुरंत ही लैंग्वेज रिएक्शन के बेस पे, तो आप अपना करेक्शन कर लीजिएगा। कितने समझदार और पढ़े लिखे सब हैं आपको, पता लगा मैं कौन बोले नहीं सर यहाँ इज रह गया, एम रह गया, आर रह गया, इस पे परेशान ना हो जाना। एटम्स ऑफ ऑक्सोक्रोम आर रिप्लेस्ड बाई एल्काइल ग्रुप देन क्या होता है, जो ऑर्डर है अबव ऑर्डर शिफ्ट या अबव ऑर्डर बिकम्स रिवर्स्ड, देन above order becomes reversed हो जाएगा, called। अब रिवर्स का मतलब आप समझ रहे हैं, बैंड उल्टी हो जाएगी। वहां कहाँ चल रहे थे, वहां चल रहे थे हम लोग वायलेट से रेड की तरफ चल रहे थे, अब रेड टू
ब्लू या वॉयलेट लिख सकते हो, रेड टू, यहाँ वॉयलेट टू रेड भी हो सकता था और वॉयलेट टू ब्लू भी लिखा जा सकता था, तो पॉसिबिलिटी थी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब इसका मीनिंग निकल के आया कि अब हम लोगों का जो कलर शिफ्ट होगा, वो कलर शिफ्ट जो होगा, कलर शिफ्ट जो हुआ वो हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, कलर शिफ्ट हमारा हो जाएगा उल्टा। उल्टा का मतलब उधर था, उधर क्या था भैया, उधर था वायलेट से रेड, और यहाँ लिख देता हूँ अब रेड से चलेगा, और रेड से वायलेट लिख दूँ, या फिर आप लिख सकते हो रेड से ब्लू लिख सकते हो, पॉसिबिलिटी है। डार्क कलर एक और बढ़ा लीजिए, रेड से ब्लू भी है, रेड से वायलेट भी आप लिख सकते हैं, दोनों मतलब दोनों का समाधान है, दोनों तरीके भी है। इसलिए ब्लू इसलिए लिखा गया है, रीजन भी बता रहा हूँ ब्लू क्यों बोला मैंने। इसको ब्लू, जैसे उसे रेड शिफ्ट बोला जाता था, इसे ब्लू शिफ्ट भी बोला जाता है, इसीलिए मैंने ब्लू को ज्यादा फोकस किया हुआ है। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, दिस इफेक्ट, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, जो रिवर्स हुआ है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, क्या बोला, हिप्सो, हिप, HYPSO, हिप्सोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट बोला जाता है, और इसको आप लोग ब्लू इफेक्ट के नाम से भी जान सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये या तो हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट पूछ ले कि ये कौन सा होता है या किस ऑर्डर पे चल रहा है, ये वो चल रहा था वायलेट से रेड की तरफ चल रहा था, इसलिए इसको जहाँ खत्म हो रहा है बस वही चीज बोली जा रही है, इसे रेड शिफ्ट बोल दिया गया। इसी तरीके से ये कहाँ खत्म हो रहा है, ये ब्लू पे खत्म हो रहा है, इसलिए ब्लू इफेक्ट भी इसे बोल दिया गया। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो ओवरऑल जो नतीजा निकल के आया, ओवरऑल जो नतीजा निकल के आया वो यही आया कि जो हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं वही ऑब्जर्व हो जाते हैं, और जब ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स ऑब्जर्व होते हैं तो इसका मतलब है कि जो हमें लाइट मतलब इफेक्ट है, ये हाइड्रोजन को हटाएं और ऑक्सोक्रोम, जो जितने भी ऑक्सोक्रोम है जैसे NH2 है, OH है, और मतलब उनमें एल्काइल ग्रुप बढ़ाते चले जाएं, एल्काइल ग्रुप बढ़ाते चले जाएं। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई सुमित ने अभी पूछा था कि सर यहाँ पर अगर मैं यह सपोज कर लो OH लगा लेता हूँ या एल्काइल, तो ये उतना अच्छा कलर नहीं देगा जितना अच्छा कलर अगर मैं धीरे से यहाँ पर एक एल्काइल और लगा दूं तो पॉसिबल हो सकता है। एल्काइल में भी लेंथ होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी इस चीज की। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी कि जितना एल्काइल ग्रुप बढ़ाते चले जाएंगे उतनी ही पॉसिबिलिटी इसकी आती चली जाएगी, किसकी, हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट का मतलब वो लाइटनिंग की तरफ जो है ऑब्जर्वेशन हमारी मिलती चली जाएगी, ये चीज ध्यान रखना है। और ये भी कंक्लूजन हमें मिलता है, ये भी कंक्लूजन मिलता है कि बैथोक्रोमिक इफेक्ट जो होता है वो हमेशा कहाँ शिफ्ट करता है, वो हमेशा लोअर टू हायर शिफ्ट करता है, मतलब लॉन्गर की वेवलेंथ की तरफ ले जाता है। फिर से सुनना, पैथोक्रोमिक इफेक्ट जो है वो एब्जॉर्प्शन को लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ ले जाता है, जबकि हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट जो होता है वो बैंड को शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ ले जाता है। ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं, जहां तक मेरा अपना व्यू है मैं ऐसे भी से बोल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं नोट करके फिर लिखे दे रहा हूँ कि पैथोक्रोमिक इफेक्ट, पैथोक्रोमिक इफेक्ट पैथोक्रोमिक क्रोमिक इफेक्ट shift the shift the absorption band, absorption band towards towards higher wavelength, higher wavelength। कलर शिफ्ट कहीं पर कोई गलत लिखा मैंने क्या, ऑब्जोक्रोम आर रिप्लेस बाय कॉल्ड, कॉल्ड सही था यार, आ तो गई, हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट, ठीक है। बैथोक्रोमिक इफेक्ट शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन बैंड टूवर्ड्स हायर वेवलेंथ, हायर वेवलेंथ मैंने किया। और दूसरा पॉइंट है हिप्सो, हिप्सोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट क्या करता है, शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन बैंड टूवर्ड्स टूवर्ड्स लोअर वेवलेंथ। एक एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वही लिख रहा हूँ, फालतू का कचड़ा मैं इसमें नहीं डाल रहा हूँ। तो ये थ्योरी हो गई हमारी, ये लोअर भी आप लिख सकते हो, शॉर्टर या ग्रेटर हायर, जो आप तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक थ्योरी हमारे सामने और भी आती है जिसका नाम होता है रेजोनेंस, रेजोनेंस, रेजोनेंस
थ्योरी होता है। अब इस रेजोनेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने खूब पढ़ा होगा, जब स्ट्रक्चर बेंजीनॉइड से क्विनोनॉइड की तरफ हो जाता है तो वो कंपाउंड हमें कलर्ड दिखाई देने लगता है, उसमें कलर दिखाई देने लगता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, जो रेजोनेंस थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस थ्योरी ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स। आप सर इस समय मैसेज भी ना करें, क्योंकि मैसेज मैं देख नहीं पाऊंगा। आप लोग जो मैसेज कर रहे हैं सर, ये मैसेज मैं नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि मेरी स्क्रीन, मुझे अपनी स्क्रीन दिखाई देती है, बाकी वो नहीं दिखाई देता। इसलिए अभी मैं आपसे बात जब करूंगा 15-20 मिनट बाद, तो आप अपनी समस्या रख दीजिए कि एक पन्ना लेके बैठा करिए, उस पन्ने पे लिख लिया कि सर ये प्रॉब्लम है, तो आप तुरंत हमसे पूछ लेंगे बाद में। और बीच बीच में बस इसीलिए नहीं कर रहा हूँ, किसी का धोखे से ऑन हो जाता है माइक, कोई घर में शोर हो रहा होता है, तो सब रिकॉर्ड हो जाएगा, इसलिए रिकॉर्डिंग इसकी खराब हो। According to resonance theory of colored compounds, वो किसकी वजह से होती है? is due to रीजन में लिख रहा हूँ, is due to नंबर 1, इसमें काम करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, काम करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, काम करती है रेजोनेंस भी काम करती है, इंडक्टिव इफेक्ट भी काम करती है, ये सब काम करते हैं। तो यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ ड्यू टू, पॉसिबिलिटी है नंबर 1 रेजोनेंस भी हो सकता है, मतलब इसी थ्योरी में ही है, रेजोनेंस भी हो सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी यही थ्योरी बताती है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से शिफ्टिंग हुई होगी बॉन्ड की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। या फिर आप इंडक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है, इंडक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है। जरा पेन थोड़ा सा ज्यादा मोटा चल रहा है। ये इतनी कंडीशन सर पॉसिबल हो सकती है। अभी भी वैसे ही चल रहा है क्या? अभी भी वैसा ही, एक मिनट जरा पेन सही कर लो। चलिए, तो अब ये इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप कहेंगे सर ये आपने क्या लिख दिया है, तो मैं आपको ये बताऊं कि रेजोनेंस कैसे शिफ्ट होगी। जैसे कि मान लीजिए, सपोज कर लेते हैं, कोई एक एग्जांपल ये वाला ले लेता हूँ। ये मैंने कंपाउंड लिया, इस कंपाउंड में यहाँ मैंने अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके बेंजीन बना दिया, इस बेंजीन में नाइट्रो कंपाउंड ले लेता हूँ, तो यहाँ पर एन, यहाँ डबल बॉन्ड ओ दिखा देता हूँ, और यहाँ पर वही अपना एरो से ओ दिखा देता हूँ। और ये आर्थोनाइट्रोफिन, पैरानाइट्रोफिनॉल का एग्जांपल मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर ओ, और ये मैंने नेगेटिव दिखाया। तो आप कहोगे सर ये कैसे बताएंगे आप, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि साहब ऐसा है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट करूंगा, ऊपर से करूँ ज़्यादा बढ़िया रहेगा, हॉर्न बजा रहा है यार। यहाँ पॉसिबिलिटी ये बॉन्ड में इधर शिफ्ट कर देता हूँ, और जैसे ही इधर शिफ्ट करूंगा तो आपको पता है कि ये वाला 100% यहाँ पर आएगा, और जब ये यहाँ पर आएगा तो इसके यहाँ आने के चांस हो जाएंगे, इसके आने के चांस यहाँ बनेंगे, और ये शिफ्टिंग इधर हो जाएगी। तो ये कंपाउंड धीरे से कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पर ओ, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ एन हो गया, और ये एन बता दिए, ये एन कहाँ से बना दिया भाई अनुज शर्मा, क्या कर रहा है? ये यहाँ पर हो गया, ये बेंजीन ऐसे, अब ये बेंजीन की जगह क्या क्विनोनाइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, फिर यहाँ पर एन बनेगा, ये फिर यहाँ पर ओ नेगेटिव रहेगा, और यहाँ ये कंडीशन। तो ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये आपका क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो ये सब हुआ कैसे? ये सिर्फ रेजोनेंस की वजह से हुआ, डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि जो पैरा नाइट्रो, ये फिनोलेट आयन है, फिनॉल का है ना, फिनोलेट आयन है, पैरा नाइट्रो फिनोलेट आयन है, ये वाटर में अगर हम लोग घोलते हैं तो ये मतलब कलर हमें दे रहा है, कलर दे रहा है। लेकिन ये जैसे क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर में कलर दे रहा है, जैसे बेंजोनाइड है, उतना अच्छा कलर नहीं देगा, मतलब डल येलो मान लो, लाइट येलो मान लो। लेकिन जैसे ही इसे पानी में हमने घोला, तो पानी में जैसे ही घोला तो तुरंत इसका स्ट्रक्चर क्विनोनॉइड में कन्वर्ट हुआ, और कन्वर्ट होने की वजह से इसने डीप कलर शो कर दिया। तो डीप में आप ये भी कह सकते हो सर कि ये येलो कलर की रेंज में चला गया, डीप येलो चला गया। तो ये सब पॉसिबिलिटी सर हो सकती है।
कलर में आप बहुत परेशान ना होना, जैसे गोपाल भैया भी पूछ रहे थे कि सर, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मेरे मन में चल रहा है कि यहाँ पर डीप येलो लिख दिया, तो डीप येलो जब कलर होता है तो मतलब इसे हम लोग, कुछ किताबें डार्क येलो भी लिख देती हैं, कुछ इसे मतलब कलर को थोड़ा सा, या बहुत ज्यादा डार्क हो गया तो उसे ऑरेंज येलो भी लिख देती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, मतलब हमने कोई किताब ऑब्जर्व किया, आपने दूसरी कोई रीड कर रखी है, तो वो उस पर बहुत, लेकिन ऐसा नहीं कि येलो को ग्रीन नहीं लिखेंगे, ये तय है, येलो को ग्रीन कोई किताब नहीं लिखेगी, डार्क और पेल येलो ये सब कलर में अंतर हो सकता है, मान सकते हैं आपकी बात में। इसी तरीके से इंटेंस कलर अगर हमें करना है, इंटेंस कलर आपने सुना होगा कि हमें डार्क कलर कर देना है, तो ये क्या होगा, आपने क्रिस्टल वायलेट का नाम सुना होगा, और क्रिस्टल वायलेट का एग्जाम्पल भी मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इस तरीके का क्रिस्टल वायलेट जो होता है वो ट्राइफिनाइल मीथेन कैटेगरी में आता है, तो मैं यहाँ पर 3 फिनाइल ग्रुप लगाने पड़ेंगे, यहाँ ये लगाया और यहाँ एन लगता है, यहाँ पर भी ग्रुप लगते हैं, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल है, मैं आर लगाए दे रहा हूँ, और आर का मीनिंग आपको नीचे लिख दूंगा कि ये मिथाइल होगा। यहाँ पर मैं सिंगल सी लगा लेता हूँ, फिर ऐसे करके वही बहन जी लटका दूंगा यहाँ पर, ये मेरी बहन जी हो गई, ऐसे करके इन्हें लटका दिया, ये भी नीचे ऐसे इन्हें लटका देता हूँ। ये पॉसिबिलिटीज आपको दिखाई दे रही है, एक यहाँ बनेगा, कहाँ बना दिया ये, एक कहाँ बनाऊँ वो, जो कलर बनाना एक यहाँ बनाना पड़ेगा, और एक डबल बॉन्ड में फिर यहाँ बनाऊँ, 1 2 3 4 हो गया, ठीक, यहाँ बना लेता हूँ एन, अब यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा CH3, यहाँ पर भी वही अल्काइल ग्रुप, यहाँ पॉजिटिव क्योंकि वैलेंसी 4 हो गई, और यहाँ पर मैं एन लगा लेता हूँ, और जब एन लगा तो इसकी वैलेंसी पूरी है, यहाँ पर 2 लगा लेता हूँ तो इसकी भी वैलेंसी पूरी हो गई। तो ये मैंने एक तैयार करके कंपाउंड किया, इस कंपाउंड में आपको यहाँ पर क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ क्विनोनॉइड फॉर्म, यहाँ पर क्विनोनॉइड फॉर्म दिख रहा हूँ। अब आप क्विनोनॉइड कहाँ देखेंगे, जहाँ ये ग्रुप लगे होंगे, यहाँ ना देखने लगना, बोले सर यहाँ नहीं, हाँ, लेकिन अब ये क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, धीरे से इसको शिफ्ट किया इस वाले में, इसमें कैसे शिफ्ट करूंगा, उल्टा कर दो प्रोसेस, उल्टा कर दो, ये ले जाओ इधर, ये ले इधर, एंड सो ऑन, इतना आप जान रहे हो। जैसे ही उल्टा करोगे प्रोसेस को, अगर आप देखना चाहो तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जैसे मैं इसके अंदर जो है वो HCl डाल दूं या थोड़ा सा एसिड डाल दूं, जब कोई भी एसिड डालूंगा तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एसिड जो है वो, यानी कि एसिड में HCl मैंने अगर लिया तो Cl नेगेटिव अटैक कर जाएगा, कोई भी नेगेटिव आयन अटैक करा दो, मान लो यहाँ पर A नेगेटिव इस पे अटैक कर गया, तो जब A नेगेटिव अटैक करेगा तो मैं फिर क्या करूँ, यहाँ से शिफ्टिंग शुरू करूँ, देखो ध्यान से, आप इसको इधर लाऊं, है ना, इसको इधर ले जाने की कोशिश करूँ, फिर क्या होगा, जैसे इसको इधर लाऊंगा तो ये बॉन्ड जो है मेरा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब अगला स्ट्रक्चर बनाने के मूड में हूँ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो फिर आपको पता नहीं ये यहाँ भाग जाएगा, जब ये यहाँ भाग जाएगा तो फिर आपका ये बॉन्ड इधर भागेगा, और जब ये बॉन्ड इधर भागेगा तो ये भी आपको पता है कि ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, जब यहाँ पर आया तो फिर ये भैया जय हिंद इनकी हो जाएगी, और ये ग्रुप कंडीशन में बदल जाएगा, और कंडीशन क्या हुई, ये एन हुआ, आर हुआ, कहीं पर भी लगे तो आप नोट कर लेना कि सर ये आपने इधर घुमा दिया, ये घुमाने वाले चक्कर में आप परेशान ना होइएगा, ये मैंने ऐसे कर लिया, ये डबल बॉन्ड लिया, अब डबल बॉन्ड में मैंने फिर यहाँ पर वही कार्बन अपना बनाया और सिंपल सा ऊपर स्ट्रक्चर बना दिया, ये लेकिन जो ऊपर स्ट्रक्चर बने हैं वो एज इट इज आएंगे, उनमें कोई चेंज नहीं दिखाई दूंगा, यहाँ पर यहाँ CH3 हो गया, यहाँ पर भी CH3 हो गया, यहाँ पर भी CH3 हुआ, लेकिन अब आपको दिखाई देगा कि ये यहाँ पर ये क्विनोनॉइड दिखाई दिया, और ये वाला जो क्विनोनॉइड था अब वो स्ट्रक्चर बदल गया, किसमें, बेंजीनॉइड में कन्वर्ट हो गया, और जब ये बेंजीनॉइड में कन्वर्ट हुआ तो ये हिस्सा बेंजीनॉइड, लेकिन इसका एक हिस्सा बरकरार रहा क्विनोनॉइड में। तो अब बड़ा अजीब बात है कि आपने बोला सर ये क्विनोनॉइड है तो यहाँ बेंजीन नहीं है, वो यहाँ बेंजीन है, और आपने बोला सर यहाँ बेंजीन है तो यहाँ वाला हिस्सा क्विनोनॉइड, तो मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा पूरे कंपाउंड में, ध्यान रखना बात को, पूरे कंपाउंड में क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर अगर मेंटेन रहा तो फिर वो अपना कलर जिम्मेदार होगा, डीपनेस मैंने बोला था, इंटेंस कलर पहले वर्ड वाले बोला था, तो इंटेंस कलर इसलिए हो रहा है कि उसकी क्विनोनॉइड फॉर्म लॉस नहीं हो रही है, वो केवल एक फिनाइल ग्रुप से दूसरे फिनाइल ग्रुप में शिफ्ट हो रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए डीपनेस, जैसे ही हमने उसमें पानी में या थोड़ा सा एसिडिक सॉल्यूशन में या कोई सॉल्ट डाल दिया, ऐसे बोल दूं मैं, सॉल्ट डाल दिया सबसे बढ़िया वर्ड है, जैसे ही मैंने सॉल्ट उसके अंदर डाला उसकी डीपनेस बढ़ती चली जा रही है, ये चीज मैं यहाँ पर अपनी बात को ऐसे शब्दों में कहने की कोशिश करूंगा। उसके बाद है एक थ्योरी और भी है, ये थ्योरी हमारी चल रही थी
ये थ्योरी मेरी चल रही थी रेजोनेंस थ्योरी पे। इसके बाद एक थ्योरी का नाम आपने सुना होगा, उस थ्योरी का नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो पानी पी लो थोड़ा सा बस। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सर ये कहना चाहती है कि आखिरकार जब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे किसमें? वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वैलेंस बैंड में। और जब वो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जब हुए, उन्हें एनर्जी मिली, तो अपने ग्राउंड स्टेट से भाग गए कहाँ? हायर स्टेट में भाग गए। और हायर स्टेट में जब भागे तो उन्होंने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद एक जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो जंप हुए या एक्साइटेड हुए, उसको तो एब्जॉर्प्शन में यूज कर दिया, रिमेनिंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर की वेवलेंथ को उन्होंने रिफ्लेक्ट कर दिया, और वही कलर हमें दिखाई देने लगा। ये कहलाती है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहलाती है। और ये थ्योरी रेजोनेंस थ्योरी को सपोर्ट भी करती है, और क्रोमोजन और क्रोमोफेरिक ग्रुप की वजह से, मतलब एरोमेटिक में कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। अभी आपको फिर मैंने दिखाया कि यहाँ कॉन्जुगेशन हो रहा है। इस कॉन्जुगेशन में फिर वही टर्म आ गया कि इस थ्योरी को सपोर्ट मिल गया। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपका कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। तो यहाँ मैं केवल एक ही बात लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मतलब एक लाइन में ज्यादा नहीं लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, पहले पानी पी। इलेक्ट्रॉन पेयर्स jump from ground state to the higher एनर्जी लेवल, या एक्साइटेड स्टेट कर देता हूं, टू द एक्साइटेड स्टेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ light of absorption of light of LIGH, light of particular wavelength with क्या करेगा ये? रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, है ना, विद रिफ्लेक्शन ऑफ wavelength of complementary color is responsible for the color of compound। तो ये तो वही थ्योरी है जो हम लोग कॉमन पढ़ते हैं, लेकिन इसका फायदा जो है वो मैं नीचे लिखे दे रहा हूं नोट करके। दिस थ्योरी सपोर्ट to the resonance थ्योरी। ये चीज यहाँ पर नोट करने वाली है कि ये थ्योरी इसको सपोर्ट करती है। क्यों करती है वो आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होता है। तो चाहे तो लिख दो ड्यू टू कॉन्जुगेशन इन इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स में कॉन्जुगेशन होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो जिसमें अनसैचुरेशन है उसमें भी कॉन्जुगेशन होगा, पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर मेन ये तो चला सब थ्योरी के कंसेप्ट। अब हमें यहाँ पर जो फोकस करना है वो डाइज है। और ये डाइज जो होती हैं, ये डाइज को अगर हमने डिफाइन तो पीछे कर दिया, लेकिन ये डाइज जो होती हैं इनकी कंडीशंस क्या, रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो यहाँ पर डाइज का सबसे पहले मैं रिक्वायरमेंट्स या कंडीशंस लिख देता हूं कि कंडीशन इनकी क्या होनी चाहिए, कंडीशंस। तो ये कंडीशंस और रिक्वायरमेंट पे अगर आप चलते हैं तो यहाँ मेरी बात होती है, मैं पॉइंट वाइज लिखे दे रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि ये कलर जो है वो इनके अंदर सुटेबल, जो भी कलर है डाइस का वो पर्टिकुलर होना चाहिए, जो
ऐसा हो जो नुकसान ना करे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि दे शुड possess दे शुड possess सुइटेबल कलर कलर ऐसा हो जो उड़ना नहीं चाहिए। सुइटेबल का मतलब है जो उड़ना नहीं चाहिए, नुकसान नहीं करना चाहिए, इसका मतलब सुइटेबल से। इसके बाद वो कैपेबल होना चाहिए फिक्सिंग के लिए। इट शुड बी कैपेबल फॉर फिक्सिंग। तो यहाँ लिख देता हूँ कैपेबल फॉर फिक्सिंग, कैपेबल फॉर कैपेबल फॉर फिक्सिंग। ये फिक्स हो जाना चाहिए, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद ये भी होना चाहिए सनलाइट हो या हीट पड़े तो वो उड़ना नहीं चाहिए। तो मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्टेबल टूवर्ड्स, पता लगा धोया कलर गायब हो गया। स्टेबल टूवर्ड्स वॉशिंग होना चाहिए, वॉशिंग होना चाहिए। लाइट के अगेंस्ट भी स्टेबल होना चाहिए, है ना। हीट के अगेंस्ट भी पता लगा कहीं धूप वूप पड़ी कलर ही साफ हो गया, तो हीट के और रेडिएशंस के अगेंस्ट इसको काम करना पड़ेगा, तभी वो डाइज में गिनी जाएगी, वरना वो डाई नहीं गिनी जाएगी। ये चीज भी ध्यान रखना। और एक बात है कि वाटर वाटर में पड़े तो मतलब दूसरा कलर भी अपने ऊपर एब्जॉर्ब ना करे, ये सब कंडीशंस होनी चाहिए। तो ये डाइज जो है, मैंने एक जनरल बात बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो डाइज का क्लासिफिकेशन यहाँ से भी क्वेश्चन तय हर साल आता है। तो यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज लिख रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज। अब इन डाइज के अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के बेस पे होगा और उसके बाद एप्लीकेशन के बेस पे होगा। तो दो मैं पहले बात कर लेता हूँ। नंबर वन ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द हाथ भी थक गया, ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोलूं स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। और दूसरा बोल देता हूं ऑन द बेसिस ऑफ उनकी एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस। तो देखिए आपके लिए भरपूर मेहनत कर रहा हूँ, पूरे नोट्स कायदे से आप तक पहुंचा रहा हूँ, है ना। दिख रहे हैं आपको एकदम, मतलब बहुत शॉर्ट में तरीके से पूरे कायदे से एग्जाम्पल के साथ पूरे नोट्स प्रॉपर वे तक में आप तक पहुंचा दूंगा। यही पीडीएफ भी पहुंचा दूंगा बिल्कुल। आप, मैं नंबर डालने के लिए पीछे गया था, ये बता दूं कि नंबर कौन सा चल रहा है, ये चेक करना था मुझे। 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10। एक पेज लीव कर गया बीच में, एक पेज बीच में लीव कर गया। तो क्या मैं इसको काट के पहले वाले पेज पे ले जा सकता हूँ? संभावना है, ट्राई करता हूँ एक बार। करंट पेज, न्यू पेज, लाइब्रेरी नहीं होगा। चलिए हो जाने दिए, बीच में ब्लैंक है, ध्यान रखना। 10, 1, 11 हो गया, ये हो गया आपका 11। अब ये मैंने ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पहले बोलूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि स्ट्रक्चर के हिसाब से नंबर 1, अगले पेज पे हेडिंग डालूंगा, अगले पेज पे हेडिंग डालूंगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो नाम जैसा कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, इस क्लासिफिकेशन में हमें ये बता देना है कि वो उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है और उसका स्ट्रक्चर किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। मींस डिपेंड ऑन द डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एज वेल एज, इसी में लिख देता हूं एज वेल एज क्या, फंक्शनल ग्रुप। अभी हमें स्ट्रक्चर कंफर्म होगा, फंक्शनल ग्रुप। तो ये कंडीशन हो गई स्ट्रक्चर पे। इसमें एग्जांपल अगर मैं दूं तो अब एग्जांपल का नाम दे रहा हूं। जैसे कि अगर आप चाहो तो ट्राइफिनाइल मीथेन डाइज ले सकते हो। तो एक एग्जांपल में लिख देता हूं ट्राइफिनाइल मीथेन डाइज लिख दी मैंने।
मीथेन डाइज। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, वो एग्जाम्पल मैं आगे डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। इसी तरीके से एजो डाई भी लिख सकते हो, एजो डाइज, इनके एग्जाम्पल जब एजो कैटेगरी बताऊंगा तो वहीं बता दूंगा। एजो डाई के बाद एंथ्राक्विनोन वाली भी डाइज आएंगी। एंथ्राक्विनोन मतलब ये एंथ्राक्विनोन स्ट्रक्चर को बिलोंग करेंगी, ऐसी भी डाई आई। इसी तरीके से इंडिगोल्ड भी आएंगी, है ना, थैलीन डाई भी आएंगी, है ना, उसके बाद फ्लोरोसेंस कंपाउंड भी आएंगे एंड सो ऑन, बहुत सारे आएंगे। तो मैंने एक कुछ एग्जांपल इस तरीके से आगे भी आपको दूंगा, मतलब इनके स्ट्रक्चर इन्हीं पे बेस होते हैं। अब आप कहोगे सर स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो 100% बना के दिखाऊंगा, लेकिन जब ये डिटेल में, जैसे यहाँ क्यों नहीं बना रहा हूँ, मुझे दोबारा ना बनाना पड़े, ट्राइफिनाइल मीथेन को मुझे पढ़ाना पड़ेगा, और ट्राइफिनाइल एजो को मुझे पढ़ाना पड़ेगा, एंथ्रोक्विनोन को मुझे पढ़ाना पड़ेगा, एलिजरिन को मुझे पढ़ाना पड़ेगा, इंडिगो को मुझे पढ़ाना पड़ेगा। ये सब डाइज जो है वो मुझे पढ़ानी पड़ेंगी, तो मैं वही स्ट्रक्चर बना दूंगा, इसलिए मैं इन यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ, और कोई बात नहीं। नहीं आप सोचे सर यहाँ नहीं बना रहे यार, पेन कुछ ज्यादा ही पतला हो गया, थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, आ रहा है मजा नहीं। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट मैंने क्या हेडिंग बनाया था, नेक्स्ट बनाया था ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस। तो यहाँ हेडिंग बना लेता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ, सही हो गया तो। एक मिनट का समय दीजिए, पेन की सेटिंग मजा नहीं दे रही है। ठीक, जी, तो यहाँ पर हेडिंग बना दे रहा हूँ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशंस के हिसाब से, एप्लीकेशंस के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो फिर मतलब कहाँ अप्लाई करना है ये बात है। तो दिस क्लासिफिकेशन, दिस क्लासिफिकेशन this classification is based on the application of dyes। कहाँ पर होंगी, on the fabric, food और पेपर, इनके ऊपर ये कैसे अप्लाई होंगी, इस बात पर लेकर के हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है इसके अंदर भाई साहब डायरेक्ट डाई। सबसे पहले आया डायरेक्ट डाई, इंपॉर्टेंट। दूसरा डायरेक्ट की भी अंदर दो आ जाती हैं, अगर आपको पता हो, एक एसिडिक हो जाती है, एक एसिडिक हो जाती है, और एक हो जाती है आपकी बेसिक। एसिडिक हो गई, एक बेसिक हो गई। उसके बाद नंबर 2 पे अगर हम लोग चल लेते हैं, तो नंबर 2 पे आ जाती है आपकी मॉर्डेंट डाई। मॉर्डेंट डाई आ जाती है, मॉर्डेंट डाई, ठीक है, इसमें एक ही पढ़ना रहती है। तीसरी जो डाई हमारे समझ में आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनग्रेन डाइज बोल सकते हैं, या डेवलप्ड डाई भी बोल सकते हैं, जो चाहे वो लिख दो। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डेवलप्ड डाई, डेवलप्ड डाई भी बोल सकता हूँ, या फिर इसे मैं इनग्रेन डाई भी बोल सकता हूँ, इनग्रेन डाइज भी बोल सकता हूँ। तो ये भी पॉसिबिलिटी हमारे लिए हो सकती है। अब एक अगर आपको याद होगी तो बेट डाई भी आती है, तो अब इसको हम बेट डाई भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन आप लिख सकते हैं बेट डाई को लिख सकते हो, उसके बाद बेट डाई भी लिख सकते हो। और एक आपका 5वां नंबर जो हो सकता है, जो मुझे लग रहा है, वो डिस्पर्स डाई भी आती है। डिस्पर्स्ड नहीं लिखी तो नहीं ऊपर, अभी नहीं लिखी, डायरेक्ट लिखी, डिस्पर्स्ड डाई भी आती है। तो ये हम लोग क्लासिफिकेशन, और उसके बाद आपका थोड़ा सा क्लू दूंगा कि कहाँ पर हम लोग ये रेड में क्या लिखते हैं। मतलब जैसे अगर हम अब इसका पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर अगर हम बात करेंगे, तो जी कहाँ लिखेंगे, है ना, जी किसके लिए लिखेंगे, येलो के लिए लिखेंगे, आर रेड के लिए लिखेंगे, ये बात मैं आपको अभी इसी टॉपिक को कंप्लीट करूंगा, डायरेक्ट मॉर्डेंट, तो ये फिर मैं आपकी बताऊंगा कि हम लोग वो कैसे यूज करते हैं। ठीक है सर, तो जरा अब आपसे 2 मिनट और भी एक राय ले लूं, तब तक मुंह भी मेरा, हाथ को भी आराम मिल जाएगा। जी गोपाल भाई, सोनम जी, गोपाल जी, शैलजा जी, कोई गोपाल भैया बोले, कुछ कुछ चल रहा है, सही चल रहा है? हाँ सर सही चल रहा है सर। मेरी आवाज तो लैग नहीं कर रही? नहीं सर, बहुत क्लियर आ रही है सर आवाज़। बहुत मेहनत करी आपको लिए, पूरा सिस्टम चेंज करवाया, पूरा माइक चेंज सर करवाया, दिखाए, सब करवाया।
सब उसमें भी सर मेहनत है सर, आपने जो नोट्स तैयार किए हैं सर उसमें भी मेहनत है। हाँ, और जो मैं आपके लिए भाई नोट्स पहले मैं खुद ढूंढ के देखता हूँ कहाँ कहाँ मैं इस मैटर को लगा दूं कि आप में कमी ना आने पाए किसी भी तरीके से। तो मेरी कोशिश में सर आपको कमी कुछ लग रही है? जी बताइए, सर बोलिए रेजोनेंस बोलिए। थ्योरी में सर आपने रेजोनेंस का ही एग्जांपल दिए थे सर, उसमें हाइड्रोजन जी जी बॉन्ड और इंडक्टिव इफेक्ट के एग्जांपल नहीं है सर। एग्जाम्पल वो इसलिए मैंने नहीं दिए, मैं आगे भी आपको जब एग्जाम्पल समझाऊंगा तो उनका इफेक्ट बताऊंगा, तो इसलिए मैं वहीं पर यूज करूँ, वहां पर यूज करूँ, इसलिए रोक लिया। अच्छा सर। ठीक है, मैं ओके बताऊंगा, सर। मैं छूटेगा नहीं, इसे छूटेगा नहीं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कंफर्म। छूटने कुछ नहीं दूंगा, टॉपिक से क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा, मेरा वादा है आपसे। जो टॉपिक पढ़ाऊंगा क्वेश्चन नहीं बचेगा। गरिमा मिश्रा सर जी, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं है क्या सर इसमें? नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं। ये बैलेंस बॉन्ड हर जगह आ जाती है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉलिक्यूल का बनना बताती है। वो किसी की एक्सप्लेनेशन इस बात का नहीं देती कि कहाँ से कहाँ कलर्ड कंपाउंड क्या होगा, इस बात का एक्सप्लेनेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं। अच्छा, तो ये इस टॉपिक वो के अंदर क्रिस्टल नहीं फील्ड दे आएगा। रही है, वो हाँ, ये बैलेंस बॉन्ड अलग है, वो बैलेंस बॉन्ड अलग है, इन दोनों में। ठीक है, चलिए, ठीक है सर, आगे कंटिन्यू करूंगा मैं। अब अपना, चूंकि मैं इसलिए माइक ऑफ कर रहा हूँ कि आप बीच में ना धोखे से ना ऑन करें, अदरवाइज आप परेशान ना हो कि सर पता नहीं क्यों माइक ऑफ कर रहे हैं। और अतुल जी, अतुल पांडे बोलेंगे कुछ? जी सर, एकदम बढ़िया क्लास चल रही है सर। कंटिन्यू जो है वॉइस क्लियरिटी भी सर बहुत अच्छी है और नोट्स आपका बहुत अच्छा है। चलिए, थैंक यू थैंक यू। बलप्रीत मैडम, आपका विचार क्या है? एक दो बार अगर आप कुछ बोलोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा यार, पढ़ाने में मुझे भी मजा आएगा। समझ में भी आ रहा है सर, एक्यूरेट है। थैंक जी यू सर, थैंक यू आज वेरी का मच। बहुत अच्छा है। चलिए, थैंक यू सर, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही यही मेरा प्लान था, और अगर इसमें सफलता मिलेगी तो उम्मीद करूंगा कि वाकई में हम लोग सही एकदम नोट्स, प्रॉपर वीडियोस जो रात में देखते हैं लेट करके, उनमें मजा आए, है ना सर? चलिए प्लीज ऑफ कर लीजिए सर, ऑफ करिएगा। अब ऑन मत करिएगा जब तक मैं ना कहूँ। मैंने अभी ऑफ नहीं किया आपको, इसलिए ऑफ नहीं किया क्योंकि, और बीच में टोकिएगा नहीं। मैं जहां मुझे लगेगा बाद में आपसे बात करूंगा, टोक देना। जैसे गोपाल सर बाद में बता देते हैं सर ये आपने डिस्कशन नहीं किया, तो मेरे माइंड में सेट है। जैसे बीच में भैया ने एक ने पूछा था कि सर ये क्या चीज होगी, तो मैंने उसका जवाब बाद में दिया। तो मैं जवाब हर कोई का दूंगा, लेकिन बस पढ़ाते समय बीच में नहीं टोकिएगा, उसमें इंटरेस्ट, मतलब मजा खराब होता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि जो ये डायरेक्ट डाइज होती हैं वो क्या होती हैं। तो मैं डायरेक्ट डाइज पे दो तीन वर्ड लिखूंगा, ज्यादा नहीं, या ऐसे बोलूँ कि एक लाइन लिखूंगा, और उसके बाद उनको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे नंबर वन यहाँ पर लिखता हूँ मैं, डायरेक्ट डाइज नंबर वन लिखता हूँ, डायरेक्ट डाइज। ये पेन जो है मेरा पता नहीं सेटिंग नहीं हो पा रही क्या, मैं जितना इसे सेट करना चाह रहा हूँ वहां नहीं पहुंच रहा। बस 1 मिनट का समय दीजिएगा, पेन की थोड़ा सेटिंग अपने हिसाब से कर लो, मेरे हाथ उस हिसाब से चल रहे हैं। अब कलर थोड़ा डार्क आया। डायरेक्ट डाइज की मैं बात कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट डाइज में को हमने दूसरा नाम और भी दिया है, जिसका नाम है सब्सटेंटिव डाई भी बोलते हैं इसे। तो ब्रैकेट में लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड सब्सटेंसिव सब्सटेंटिव होता है, सब्सटेंटिव डाइज भी बोलते हैं इसे। ठीक है, टेंटिव भी बोलते हैं, मैं सही लिखा है, गलत गलती लगे तो सुधार लूंगा। तो डायरेक्ट डाइज या सब्सटेंटिव डाइज क्या होती है, सुनिएगा पहले मेरी एक बात को लाइन से सुनना। मैं बोल रहा हूँ कि ये वो डाइज होती हैं जो फैब्रिक पर डायरेक्ट मेथड से अप्लाई, नाम ही ने इंडिकेट कर दिया सब कुछ, दे कैन बी अप्लाइड ऑन द फैब्रिक बाय डायरेक्ट मेथड। तो इतना ही लिखूंगा, कैन बी दे कैन बी अप्लाइड दे कैन बी अप्लाइड on the on the fabric on the fabric by by डायरेक्ट मेथड। यानी कि हम लोग डायरेक्ट मेथड से इसको अप्लाई कर देते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया डायरेक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ
कि डायरेक्ट का मतलब क्या, सीधा सीधा हमने, अब ये मैं बोलूंगा लिखूंगा नहीं, सीधा सीधा फैब्रिक लिया और फैब्रिक को सोक करवा दिया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाई। मेरी बात को समझना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाइज में डाला और निकाल लिया, और निकालने के बाद जो एक्सेस कलर हुआ नचोड़ के फेंक दिया, रिमूव कर दिया, या उसको हम लोग ड्राई करके ड्रायर में डाल के रिमूव कर दिया, वो भी संभावना है। इसको हमने डायरेक्ट डाई इसलिए बोला कि डायरेक्ट एडिशन किया हुआ है, इसीलिए हमने इसका वर्ड डायरेक्ट डाई यूज किया हुआ है। एक बात। दूसरी बात सर ये भी है कि डायरेक्ट डाई जो होती है वो स्ट्रांगली पोलर डाइज होती है, ये भी बात याद ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट डाई ज्यादा स्ट्रांगली पोलर डाइज मानी जाती है, और हमेशा भाई पोलर पोलर पे जुड़ेगा तो पोलर फैब्रिक पे ही काम करती है, मतलब वूल को रंगने में इसका काम है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। या फिर मॉडरेटली पोलर हो, जैसे कॉटन हो गया आपका, जो एक रेन आता है, रेन फैब्रिक आता है, उसको भी रंगने के काम आती है। तो मैं आपसे बोल सकता हूँ, स्टार बना करके ये पॉइंट अपना लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायरेक्ट डाइज आर पोलर इन नेचर and applicable या used to color polar fabrics like wool लिख देता हूँ, wool, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ कि moderately polar, और moderately polar में कौन है, moderately polar में आ जाता है हमारा कॉटन आ जाता है, और दूसरी बात एक और मैंने बोला था, रायन, RAYON, रेयॉन बोला जाता है। तो इस तरीके से रेयॉन भी लिख सकते हो, पॉसिबिलिटी है। तो ये दो हिस्सों में डिवाइड की गई। नंबर 1 बोला गया आपका एसिडिक है ना, डाई, और नंबर 2 था हमारा बेसिक, वो बाद में बात करेंगे, पहले एसिडिक पे बात कर लेते हैं। एसिडिक का मतलब हुआ, इसको हम लोग नाइट्रो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रोनेफ्थॉल ले लेते हैं एक एग्जांपल, उससे मैं समझाऊं तो मुझे इजी लग रहा है, वो मैंने नोट कर रखा है, तो यहाँ लिख देता हूँ नाइट्रोनेफ्थलीन या नाइट्रोनेफ्थॉल मैंने एक एग्जांपल लिया। इसको हम लोग कॉमनली मारिसिस येलो भी बोलते हैं, या मार्टियस येलो भी बोलते हैं, या मारियस येलो भी बोलते हैं, जो आप बोल पाओ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मार्टियस येलो बोलते हैं, ये कंपाउंड बोला मैंने। अब इसमें है क्या, समझना मेरी बात को, ये जो मैंने नाइट्रोनेफ्थॉल लिया हुआ है, और इसको सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड लिया, इनको हम लोग बोलते हैं एसिडिक डाई। क्यों बोलते हैं एसिडिक डाई, वो समझना, क्योंकि ये एसिडिक बाथ में अप्लाई की जाती हैं, और ये वूल को, सिल्क को डायरेक्टली जब इन पे यूज करते हैं, तो यूज का मतलब है कि धीरे धीरे इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, पोलर एसिडिक ग्रुप आपस में बाइंड अप होते हैं बेसिक से। तो फाइबर होगा बेसिक में, समझना ध्यान से, फाइबर में बेसिक होगा, मैं कुछ और बोलूंगा, फाइबर में बेसिक होगा, और इनकी खुद एसिडिक होती हैं, तो धीरे से ये बाइंड अप कर लेंगी, और बाइंड अप करने के बाद ये सॉल्ट जैसी कंडीशन बना लेंगी, और जब ये सॉल्ट बन जाएगा मतलब ये बाइंड अप हो गया कपड़े से, और ये हमारा कपड़े के अंदर कलर आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, जैसे ये नाइट्रोनेफ्थॉल ले लिया, साथ में सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड यूज करते हैं, एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ मैंने लिखा सल्फोनिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड लिया, ठीक है। अब ये कहलाते हैं आर कॉल्ड एग्जाम्पल है, क्या कहलाएंगे, एसिडिक डाइज कहलाएंगे, आर कॉल्ड एसिडिक डाइज कहलाएंगे। ये मैंने एक लाइन में काम चलाया। अब ये एसिडिक बाथ में अप्लाई करते हैं, किस पे अप्लाई करते हैं, जिसका नेचर जो होता है बेसिक होता है। तो यानी कि दीज डाइज, मतलब इसको शॉर्ट कर लिख रहा हूँ, दीज डाइज आर applicable to the fabric which is basic in nature, या having basic group भी लिख सकते थे, which is basic in nature, ये बात आप ध्यान रखना। अब आपको मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं, जैसे आप मार्केट से इनर वियर खरीद के लाते हो,
एक एग्जाम्पल मैंने जो देखा है, मैं बता रहा हूँ, ये मैंने देखा है। जो इनर बियर खरीद के लाते हो, ये इनर बियर कभी भी हमें बिना धुले, या वैसे तो कोई भी कपड़ा बिना धुले नहीं पहनना चाहिए, लेकिन खासकर इनर बियर की बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके अंदर जब ये एसिडिक डाइज, आप कभी पहन करके देख लेना, बनियान को शरीर पे डालना, तो आपको जैसे ही धूप लगेगी तो इरिटेशन होगा बॉडी में, आपको उतने एरिया में गर्मी ज्यादा महसूस होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल यूज किए गए हैं, वो केमिकल आपकी स्किन पर कहीं ना कहीं इफेक्ट दिखा रहे हैं, और ये इतने हार्ड होते हैं कि आप जब कपड़ा खरीद के लाते हो तो इतना उसके अंदर जो मोड़ने की पावर, जैसे मुड़ा हुआ होता है उसकी लाइन खिंच जाती है, वो उसी केमिकल की देन है। और जैसे उसे पानी में डालते हो, नचोड़ते हो, उसका केमिकल रिमूव बहुत सारा हो जाता है, जो एक्सेस में होता है वो रिमूव हो जाता है, और फिर उसके अंदर ये इफेक्ट धीरे धीरे कमजोर पड़ता चला जाता है। तब इसीलिए बोला जाता है कि कपड़ा हमेशा धुल के पहनना चाहिए, नया कपड़ा। वो रीजन वही है कि आजकल के टाइम पे तो इतने ज्यादा केमिकल हार्ड यूज हो रहे हैं कि हमारी स्किन को डैमेज कर सकते हैं, स्किन पर एलर्जिक रिएक्शंस भी पैदा कर सकते हैं। तो हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि कोई भी कपड़ा बेसिक हो सकता है तो उस पर एसिडिक डाई अप्लाई करेंगे, और अगर कपड़ा एसिडिक है तो फिर उस पर बेसिक डाई अप्लाई करेंगे। तो ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो हेडिंग हमारा फिर हो जाता है, इसके बाद दूसरा हेडिंग हो जाता है हमारा बेसिक डाई। अब ये बेसिक डाई का भी सेम बिल्कुल फंडा चलेगा जैसे ऊपर वाला चला है, कि ये सॉल्ट होंगे, इसका सॉल्ट होंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक क्लोराइड का होंगे साथ में, इनके साथ में बेस बनाया जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दीज आर द सॉल्ट ऑफ दीज आर द सॉल्ट ऑफ कलर बेसिस, कलर बेस होंगे साथ में, बेसिस एंड साथ में क्या मिला दूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक क्लोराइड, HCl एंड जिंक क्लोराइड, ZnCl2 इसके अंदर मैंने मिला दिया। अब ये एनिमल फाइबर पे अधिकतर अप्लाई होते हैं और वेजिटेबल फाइबर पे अप्लाई होते हैं। तो यहाँ मैं शॉर्टकट में लिखे दे रहा हूँ, एप्लीकेबल ऑन डैश कर दिया मैंने, एनिमल फाइबर। अब ये पूछा जा सकता है, भैया ध्यान रखना कि एनिमल फाइबर पे पता लगा एसिडिक बेसिक दो दे दिए, पूछ लिया, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा एनिमल फाइबर पे यूज हो सकते हैं। दूसरा, आप वेजिटेबल्स पे भी यूज कर सकते हो, वेजिटेबल्स पे भी यूज कर सकते हो। और ये खूब यूज करके, अगर अच्छी बंद गोभी मार्केट में आपको मिले तो आप नहीं लोगे, क्योंकि अच्छी बंद गोभी सफेद नहीं होती, फूल गोभी, सॉरी, अच्छी फूल गोभी सफेद नहीं होती, अच्छी फूल गोभी जो होती है वो येलो कलर की होती है। लेकिन आप कौन सी खरीद के लाओगे, बोले साहब जो सबसे सफेद दिखे, क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसके कलर को रिमूव करने का काम किया गया है, उसको जो है बहुत सारे केमिकल्स में ट्रीटमेंट देके उसको डिकलराइज किया गया है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि कभी कलर किया, जैसे भिंडी है कम हरी है, हरी कर दी, उसे ज्यादा कर दी, बैगन कम दिख रहा है उसे ज्यादा कर दिया। तो ये सब कलर जो घटाए बढ़ाए जाते हैं, ये केमिकल से भी बढ़ाए जाते हैं। जो मटर जो है, आप कभी लाइए मटर, जो फ्रोजन मटर होती है, घर पे डाल के पानी में डाल दो और बॉयल कर दो, थोड़ी देर में आपको हरा कलर निकलता हुआ दिखेगा, साफ दिखेगा, कोई झूठ नहीं है इसमें। तो इन सब चीजों से हम लोगों को बचना भी चाहिए। तो ये सब एनिमल फाइबर और वेजिटेबल फाइबर में बहुत सारी डाइज यूज की जाती हैं। ये मॉडर्न जो जो जितनी भी मॉडर्न जो डाइज होती हैं, उसी कैटेगरी से भी कुछ रिलेटेड डाइज मानी जाती हैं। लेकिन अभी हम लोग कौन सी पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट डाइज पढ़ रहे हैं। तो इनके एग्जाम्पल में अगर आप देखो, बेसिक डाई का एग्जाम्पल आपसे पेपर में पूछा जाए तो नोट करके बता रहा हूँ। जैसे इसका एसिडिक का मैंने यहाँ लिखा है, एसिडिक को अंडरलाइन किए दे रहा हूँ, ये एसिडिक के अंडरलाइन में किए दे रहा हूँ, ये अंडरलाइन कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर मैं रेड पेन से यूज करे दे रहा हूँ इसको। एक तो आपने सुना होगा, ये पीजीटी का फेमस क्वेश्चन है, मैलेकाइट ग्रीन, मैलेकाइट ग्रीन। इसका स्ट्रक्चर भी अभी बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। एक तो ये, और दूसरा मैजेंटा भी पूछा जाता है। ये भी सब ये पीजीटी का है, इसलिए मैंने नोट कर लिया पहले ही कि हम लोग इस तरीके से हम उन एग्जाम्पल्स को आपको बता दें। जो एग्जाम्पल जैसे ये हो गया, एलिजरिन हो गया, इंडिगो हो गया, उठा लो पेपर, अगर ना आया हो तो अनुसार पढ़ाना बंद कर देंगे, तय है। ये सब क्वेश्चन पीजीटी के हैं जो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ। तो इसके बाद आ जाता है हमारा हेडिंग, इसके बाद हेडिंग आ जाता है मॉर्डेंट डाई। ये दूसरा डाई है, पहला डाई हमारा था डायरेक्ट, अब दूसरा हमारा डाई हो गया मॉर्डेंट डाई, मॉर्डेंट डाई। अब ये मॉर्डेंट डाई क्या है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ।
नाम ने इंडिकेट किया, सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर मॉर्डेंट का है तो ये भी पीजीटी का बड़ा पैट क्वेश्चन माना जाता है। पेपर आप 10 उठा लो, अगर 3 से 4 न मिल जाए तो बता देना। एलिजरिन, लास्ट ईयर भी एलिजरिन था जहां तक मुझे याद है, एलिजरिन लास्ट ईयर में था एलिजरिन। ये पूछा जाता है एग्जाम्पल, ये एलिजरिन में डबल एल है एलिजरिन, ये एलिजरिन डाई जो है। अब यहाँ मैं बोलूंगा वो सुनिएगा, जैसे कुछ डाई ऐसी हैं जो फैब्रिक पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो पाती हैं। मैंने क्या बोला, कुछ डाइज ऐसी हैं जो फैब्रिक पर डाई डायरेक्ट अप्लाई नहीं होती, लेकिन जैसे ही उनको हम किसी दूसरे एजेंट के साथ में, मॉर्डेंट के साथ में डिप करते हैं या वॉश करते हैं, तुरंत ही उनके अंदर कलर आने लगता है। इसको बोलते हैं मॉर्डेंट डाई। फिर बोल रहा हूं, ऐसी कुछ डाइज हैं जो किसी भी फैब्रिक पर, कुछ फैब्रिक पर डायरेक्ट अप्लाई नहीं होती हैं, लेकिन वो कलर प्रोड्यूस कर देती हैं जब उनको हम लोग फास्ट कलर के मॉर्डेंट में या किसी भी अदर एजेंट में मिलाते हैं, तो इसीलिए इनका नाम रखा गया मॉर्डेंट डाई। अब ये मॉर्डेंट डाई में ये मॉर्डेंट कौन को क्या हो सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का सॉल्ट भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है, क्रोमियम का भी हो सकता है, और ये एसिडिक नेचर में होना चाहिए, मतलब एसिडिक सब्सटेंस, जैसे टैनिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, कभी कभी लोग एसिटिक एसिड भी यूज कर देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टैनिक एसिड ही यूज होता है, ये भी बात बता दें। और ये जितनी भी हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा फायदेमंद ये होता है कि एसिड डाइज जो होती हैं वो बेसिक मॉर्डेंट रिक्वायर करती हैं। ध्यान से सुनना, एसिडिक डाइज को रिक्वायरमेंट होती है बेसिक मॉर्डेंट की, जैसे मेटल के ऑक्साइड हो जाते हैं, जबकि बेसिक डाइज को जरूरत पड़ती है एसिडिक मॉर्डेंट की, और एसिडिक मॉर्डेंट में हम लोग एसिडिक ऑक्साइड को यूज कर सकते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड को यूज कर सकते हैं। दिस इज द थ्योरी ऑफ मॉर्डेंट डाई। ये मैंने बोल दिया। अब बोला इसलिए क्योंकि एक लाइन लेंथ में आपको मैंने बोल के आपके दिमाग में उतारा, फिर मैं अब इन लाइन को जो मैंने बोला है इसे अपने हिसाब से अपनी छोटी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कर दूंगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, सर्टेन डाइज आर फेल, जैसे एलिजरिन ही है, आर फेल टू कलर डायरेक्टली। सो अब आगे क्या लिखना चाहूंगा, सो दे प्रोड्यूस कलर by using some chemicals, या certain chemicals लिखो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, by using certain chemicals called, क्या कहलाते हैं इनको, मॉर्डेंट कहलाते हैं, मॉर्डेंट इनको, सो दे आर कॉल्ड मॉर्डेंट डाइज। अब ये फालतू की बात लिखने वाली जरूरत यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर जो मॉर्डेंट होते हैं वो मॉर्डेंट कौन कौन से इंक्लूड करते हैं वो मैं लिखे दे रहा हूँ। सम मॉर्डेंट्स आर कौन कौन से हैं, सॉल्ट ऑफ, या तो मैंने बोला आयरन का ले सकते हैं आप, एल्यूमिनियम का सॉल्ट ले सकते हैं, क्रोमियम का सॉल्ट ले सकते हैं, इनके सॉल्ट आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एसिडिक कंपाउंड क्या होगा, एंड एसिडिक इंग्रेडिएंट या एसिडिक सब्सटेंस कौन सा यूज करेंगे, वो अधिकतर टैनिक एसिड यूज किया जाता है, लेकिन कुछ लोग एसिटिक एसिड भी यूज करते हैं। अगर एसिटिक एसिड और टैनिक एसिड दोनों लिख करके आए पेपर में तो फिर टैनिक पर टिक करिएगा, एसिटिक पर टिक नहीं करिएगा। एसिडिक लोग फर्जी बाड़ा में यूज कर लेते हैं, टैनिक अगर यूज किया गया होगा तो एकदम परफेक्ट कलर आएगा, उड़ेगा नहीं, लेकिन एसिटिक यूज कर दिया गया तो बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं करता है और ये कलर धीरे धीरे उड़ जाता है। इसलिए आपने देखा पैंट लेके आए जीन्स की काली और धीरे धीरे कलर उड़ा दिया, मतलब लोकल उसने टैनिक एसिड ज्यादा यूज नहीं किया होगा, इसलिए वो धीरे धीरे कलर साफ होता चला जाता है। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात ये भी है, जो यहाँ मैं नोट करके लिखा, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा वो मैंने नोट किया कि एसिडिक डाइज जो होती हैं, एसिडिक डाइज रिक्वायर बेसिक मॉर्डेंट को यूज करती हैं, और जबकि बेसिक डाइज जो होती हैं
वो रिक्वायर्स एसिडिक मॉर्डेंट को यूज कर एसिडिक मॉर्डेंट को यूज करेंगी। ये चीज हमें ध्यान से रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि भैया ये बताओ कि एलिजरिन जो मैंने यूज किया है, एलिजरिन के स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखाई देता है, कैसे ये बॉन्डिंग करता होगा। तो हालांकि आपको ये जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि यार बताना चाहिए आपको, तो मैं जरूर बताऊंगा। सबसे पहले मैं एलिजरिन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये मैंने एलिजरिन ले लिया, पहले मैं एलिजरिन बना लूँ। ये आया है गोपाल सर, अगर आपको ध्यान हो तो आप जरूर बताएंगे कि सर ये एग्जाम्पल आया हुआ है। ये मैंने यहाँ पर लिया इस तरीके से, ये लिया, ये यहाँ पर ले लिया। पहले मैं इन दो को बना लूँ, फिर सेट कर दूंगा, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूंगा, और आगे आपको पता ही है अब कुछ नहीं करना है। इस तरीके से मैं लगा दूं और इस तरीके से लगा दूं, ये कंडीशन। और यहाँ पर लगा देता हूँ एक ओ, यहाँ पर एक ओ, ऐसे नहीं लगाऊंगा, OH लगता है साइड, ये यहाँ पर OH लगा दे रहा हूँ ऐसे। ये कंपाउंड बना। अब इसके साथ मैं बॉन्डिंग दिखाने की कोशिश करूंगा। वो बॉन्डिंग क्या दिखाऊंगा, देखो यहाँ पर कोई ग्रुप अगर लगा है, एल्कोक्सी एल्काइल कोई भी ग्रुप लगा है, तो यहाँ पर अब एल्युमिनियम का बात में बनाऊंगा। जरा ध्यान, माइक सर ऑफ करिएगा, एक बार माइक प्लीज ऑफ कर लीजिए, क्योंकि कान में सरसराहट आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने डॉट 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 ये बॉन्डिंग करा, डॉट डॉट ये बॉन्डिंग करा। यहाँ पर एल्युमिनियम का ऑक्साइड रहा होगा, ये एल्युमिनियम का पूरा ऑक्साइड ऐसे दिखाया मैंने। ये भी ऑक्सीजन इसी का दिखाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो मैं इसी का ऑक्सीजन इसी कलर से दिखा देता हूँ ऐसे। ये तो मैं क्या करूं कि एल्युमिनियम का मैंने ऑक्साइड इस तरीके से लिया है, और यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ जो है यहाँ पर फैब्रिक लिख दिया, फैब्रिक, ये इससे बाइंड अप हो जाएगा। तो ये पूरा एलिजरिन का जो स्ट्रक्चर है वो बाइंड अप हो जाना चाहिए, इसलिए इसका नाम रखा गया एलिजरिन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड चिलेटिंग बॉन्ड बोला गया। तो चिलेटिंग इसीलिए बोला गया क्योंकि चिलेट फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पर सिंपल सा आपसे ये बात करूं कि भैया यहाँ मैं OH पूरा नहीं लगा रहा हूँ, बोले सर आपने OH नहीं लगाया, तो मैंने OH की जगह पर जो बॉन्डिंग दिखाई है वो इसलिए दिखा दी कि आपको ये पता रहे कि यहाँ से मैं बॉन्ड रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोई बात यहाँ पर नहीं। बाकी अगर आपको नहीं लग रहा हो कि सर इसमें लगा देना OH ऊपर वाला, तो मैं ऊपर वाला OH लगा भी सकता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। आप चाहे लगाइए या ना लगाइए। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम लोग अमीनो कंपाउंड एलिजरिन में आपने नोटिस किया होगा, एलिजरिन बहुत तरीके, जैसे यहाँ पर भी OH से लिख सकते हैं एलिजरिन, मतलब एक्चुअल एलिजरिन यही है जो मैंने अब बनाया, ये एक्चुअल में एलिजरिन है। और इसी एलिजरिन की मैंने हाइड्रोजन को हटा करके बॉन्डिंग करने की कोशिश की है, और वो इसीलिए बनाया कि एल्युमिनियम से जुड़ा है। बाकी आप डाउट अपने मन में ना रखना, अगर मन में डाउट हो रहा है, होगा, मुझे लगता है कि हो सकता है, तो मैं इसको येलोई कलर से बना देता हूँ, जिससे कि आपको ये डाउट ना रह जाए कि सर ऐसा नहीं कि आपने एलिजरिन का स्ट्रक्चर ही आपने गलत बना दिया ना। मैंने गलत नहीं बनाया, मैंने बॉन्डिंग का रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। और एक्चुअल एलिजरिन जो होता है, अगर आपसे केवल एलिजरिन पूछा जाए, ये शायद 2009 में पूछा गया था कि एलिजरिन का स्ट्रक्चर क्या है, तो फिर एलिजरिन का स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर एलिजरिन का किस तरीके से बना सकते हो आप, ऐसे बनाओ, पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना लीजिए, आप ऐसे बना लीजिए, और यहाँ पर एक OH लगाना है और साथ में एक OH। लेकिन एलिजरिन का डेरिवेटिव भी बन जाता है एलिजरिन रेड। एलिजरिन रेड कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एलिजरिन रेड में कुछ नहीं करना, इसी के पड़ोस में SO3H ग्रुप लगा देना है, एलिजरिन रेड बन जाएगा। मतलब अगर आप पूछो कि सर एलिजरिन रेड बना के दिखाओ, तो फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं पहले एक स्ट्रक्चर हमेशा बनाता हूँ, और मैं भी उसी मेथड से याद भी मैं भी उसी मेथड से याद रखता हूँ कि कैसे मैं इसको चेंज करूँ। अधिकतर मेरी ये आदत है, मेरी ये हैबिट में है कि मैं बहुत सारी चीजें याद करने में ट्रिक की मदद लेता हूँ कि पहले कौन सा याद करूँ कि दूसरा मेरे याद करने में दिक्कत ना आए। तो मैं पहले इसे नहीं याद करता हूँ, पहले मैं इसे याद करता हूँ। इसमें मुझे पता है कि पड़ोस में जहाँ OH लगे वहीं SO3H लगा देना है। इसे एलिजरिन रेड S बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एलिजरिन, एलिजरिन रेड, रेड S के नाम से जाना जाता है, और ये केबल हो जाता है एलिजरिन के नाम से जाना जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखना, उसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं। अब आप कहो कि सर ऐसे ही एक कंपाउंड हमने और भी सुना था, तो वो भी सुनाई दे रहा हूँ। इन दोनों OH को हटा दो, पैरा पोजीशन पे OH ले आओ, नीचे OH और ऊपर NH2 ले आओ, तो ये भी एलिजरिन का डेरिवेटिव माना जाता है, और इसे आप लोग 1 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन के नाम से भी जानते हैं। मतलब अगर आप इसे जानो तो ये भी इसी कैटेगरी का कंपाउंड माना जाता है। मतलब एलिजरिन की भाई बहन मान लो, एलिजरिन का घर हुआ मान लो, एंथ्राक्विनोन डाइज का घर हुआ मान लो, चाहे कुछ भी मानो आप, उस कैटेगरीज में आता है। तो ये मैं अगर बनाना चाहूँ तो एक स्ट्रक्चर आपको और दिखा सकता हूँ।
एक स्ट्रक्चर आपको और दिखा सकता हूँ, पहले यही बनाऊंगा पहले मैं पूरी तरीके से। ये बन गया, हाथ भी जो है थक चुका है, यहाँ बन गया, ये बन गया, ये ऐसे बन गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये ओ हो गया, ये ओ हो गया। अब इसका पड़ोसी बनाऊं या बोले सर इसका घर हुआ बनाओ, चलो ठीक है, यहाँ पर NH2 लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं OH लगा देता हूँ। इसका नाम मैंने भी बोला 1 पे अमीनो लग चुका है, तो नाम हो गया इसका 1 अमीनो, 1 2 3 4 4 हाइड्रोक्सी हो गया, और एंथ्राक्विनोन आपको दिखाई दे रहा है, तो नाम हो गया 1 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी हो गया, 4 हाइड्रोक्सी, और यहाँ पर आपको एंथ्राक्विनोन मैंने बना दिया। ये भी एलिजरिन की कैटेगरी का है, और एलिजरिन किस कैटेगरी का है वो भी आपने पकड़ लिया होगा कि एलिजरिन जो है वो एंथ्राक्विनोन कैटेगरी में आता है, क्योंकि हर जगह एंथ्राक्विनोन जो है वो कॉमन चल रहा है, तो ये इसके अंतर्गत आता है, इसके अंडर में आता है। ये चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। तो ऐसे मैंने आपको बताया कि भाई ये मैंने मॉडर्न डाई। इसी तरीके से डेवलप्ड डाई या इनग्रेन डाई की भी मैं बात करूंगा आपसे। तो तीसरे पॉइंट की मैं बात कर लेता हूँ, इनग्रेन डाई की बात करूं, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं डेवलप्ड डाई, भी नाम मैंने लिखा था, डेवलप्ड डाई भी बोलूंगा। और मैं कोशिश करूं कि मैं इसे कल बता दूं, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो, कि हाथ भी अब उतना अच्छा लिख नहीं रहा है जितना लिखना चाहिए। जी लगातार लिखा ना, लगातार लिखा, इसलिए अदरवाइज कल से फिर आदत में आ जाए। समझ में आया, दिक्कत तो नहीं? यस सर बहुत अच्छा। आप लोग ऐसे कोऑपरेट करते रहिए, हम आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है सर? ओके सर। जी बोलिए। ओके सर गुड। सर मैं ये कह रहा था नेक्स्ट टेस्ट कब होगा? नेक्स्ट टेस्ट में अब कल डिसाइड करूंगा सर, आज मैंने डिसाइड नहीं किया। मैं इसको चाहूँ कि पहले कौन कौन से चैप्टर लगा लूँ, फिर मैं आपको बता दूँ। ठीक है सर, कल डिसाइड करूंगा। जी सर। अभी आज मैंने सोचा कि पहले आपका क्लास के नोट दे दूँ। ठीक है सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।